कुसोन के बाहरी इलाके में एक दुर्गम किले में योद्धाओं का एक समूह उसके मंद रोशनी वाले हॉल से गुजर रहा था। उनमें से एक ने बुदबुदाया कि शायद उनकी जानकारी गलत थी। उसके साथी ने तुरंत जवाब दिया कि स्रोत स्वयं लॉर्ड कैसियस थे और इसलिए जानकारी सही ही होनी चाहिए। एक अन्य व्यक्ति ने अपनी बेचैनी व्यक्त करते हुए कहा कि उसे यह अजीब लग रहा है कि आसपास कोई जादुई जानवर नहीं था, यहाँ तक कि ये कीड़ा भी नहीं। उसके साथी ने बताया कि शायद लॉर्ड नाजी के आने की अफवाह फैल गई थी, जिससे वे जीव डर कर भाग गए थे। वह आदमी। सभी सहमत हो गए और कहा कि ऐसी संभावना बिल्कुल सही है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक अनजान कमरा दिखाई दिया। उनमें से एक ने पूछा कि क्या यह पुराना है, यह देखते हुए कि यह नक्शे पर अंकित नहीं है। दूसरे ने एक निकास द्वार और ऊपर की ओर चढ़ने वाली एक सीढ़ी की ओर इशारा किया। एक सैनिक ने सुझाव दिया कि किसी को संदिग्ध क्षेत्र की टोहल लेने के लिए भेजा जाए। इस टिप्पणी से लॉर्ड नागी क्रोधित हो गए और उन्होंने झट से बताया कि ऊपरी मंजिल इलियन गिरोह को सौंपी गई है। एक तीखे इशारे से उन्होंने उनके असली गंतव्य की ओर इशारा किया और घोषणा की कि वे तुरंत वहां जाएंगे। फिर उन्होंने जिस आदमी ने सुझाव दिया था, उसने आगे बढ़ने का आदेश दिया। सिपाही ने कहा कि उसे इस आदेश से हैरानी हुई, लेकिन नागी ने और भी गुस्से से चिल्लाकर आदेश दोहराया और पूछा कि क्या उसे दोहराना होगा। उस आदमी ने आज्ञा मानी और आगे बढ़ गया और जल्द ही बताया कि जगह बिल्कुल खाली है। उसके शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि अचानक ही भयंकर जानवर प्रकट हो गए। वे भेड़ियों जैसे दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी आंखें द्वेष से लाल हो गईं। झुंड नागी और उसके समूह पर टूट पड़ा और उनका अचानक हमला। स्वामी की आंखों में खौफ था। हर दरवाज़ा और निकास द्वार बंद होने से उन्हें फंसाकर पुरुषों की स्थिति और भी खराब हो गई। दहशत फैल गई और एक योद्धा हताश होकर चिल्लाया और पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। नागी ने उसे कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अगर वे बचना चाहते हैं तो उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने अपने आदमियों पर चिल्लाया, उन्हें मूर्ख कहा और उन्हें आदेश दिया कि वे जानवरों का सीधा सामना करें और कम से कम उसे भागने का समय दें। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। योद्धा एक के बाद एक गिरते गए, फटे हुए, तीखे नुकीले दांतों से अलग। नागी खुद भी लगभग मर ही गया था जब एक जानवर उस पर झपटा, लेकिन आखिरी पल में एक और तलवार ने उसे मार गिराया। एक नई आकृति प्रकट हुई, जिसने नागी का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वह खुद को कोई संकटग्रस्त युवती समझता है। स्तब्ध स्वामी ने ऊपर देखा और लॉर्ड रैनसेन को देखा और कहा कि उसकी टाइमिंग एकदम सही थी। शांत आत्मविश्वास के साथ रैनसेन ने उसे ध्यान से देखने को कहा। फिर एक तलवारबाज की शान और सटीकता के साथ वह तुरंत हरकत में आ गया। उसका ब्लेड चमक उठा और उसने एक जानवर की गर्दन चीर दी। एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। बाकी लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन उसने पलक झपकते ही एक एक करके उन्हें ढेर कर दिया। जब आखिरी लाश जमीन पर गिरी तो कमरे में सन्नाटा छा गया। बचे हुए लोग विस्मय से घूर रहे थे। रैनसन शवों के बीच खड़ा था। नागी ने कहा कि लॉर्ड रैनसन की शक्ति वर्णन से परे है और कहा कि तलवारबाज बाकी अपनी ही श्रेणी के होते हैं। उसे देखते हुए नागी ने जोर से सोचा कि काउंट कैसियस रैनसन को इस उपलब्धि के लिए क्या इनाम देगा। फिर कड़वाहट के साथ उसने कहा कि वह सब कुछ खुद ही संभाल सकता था। रैनसन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि नाजी की वाणी की प्रतिभा प्रभावशाली है, लेकिन उसकी तलवारबाजी दयनीय है। उसने उसे सलाह दी कि अगर वह कभी भी मजबूत बनना चाहता है तो उसे और अधिक प्रशिक्षण लेना होगा। नागी ने दांत पीसते हुए और आंखों में द्वेष के भाव के साथ उत्तर दिया और कसम खाई कि वह ऐसा करेगा। दृश्य कुसान के भीतर इलियन के खंडहरों में बदल गया। वहां एक व्यक्ति ने रैनसन का अभिवादन किया और पूछा कि वह इतनी देर से क्यों आया। रैनसन ने माफी मांगी, कहा कि अप्रत्याशित कारणों से उसे देर हो गई। उस व्यक्ति ने चिंता से कहा, उसे बताया कि काउंट कैस पहले ही आ चुका था और स्थिति गंभीर थी। जब रैनसन ने पूछा कि क्या हुआ था, तो उस आदमी ने बताया कि काउंट बच्चों को ले गया था और एक स्क्रॉल छोड़ गया था। रैनसन ने उसे खोला तो उसमें डेलुचू नाम के किसी व्यक्ति को मारने का आदेश लिखा था। नाम सुनते ही वह सदमे से दहल गया। निशाना कोई और नहीं बल्कि ब्लडी काउंट डेलुचू था, जो एक सच्चा रक्त पिशाच और तलवारबाज था और काशो का शासक था। जब कुसोन काउंट कैसियस के नियंत्रण में था, तब काशो डेलुचू के लोहे के जाल में फंसा हुआ था।
पकड़ मजबूत थी और दोनों लॉर्ड्स लगातार विरोध में रहे। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण रैनसन और उसके साथियों को केस का समर्थन पाने के लिए उसके गंदे काम करने पड़े। उस आदमी ने अपने भाग्य को कोसते हुए कहा कि लॉर्ड रैनसन तो बस बच्चों के साथ भागकर शांति से रहना चाहता था। उसने उस काउंट को कोसा जिसके प्रति उसने लगभग 10 साल तक वफादारी की थी। फिर हताश होकर उसने रैनसन को रोकने की कोशिश की, उसे याद दिलाया कि डिल कुछ एक सच्चा रक्त पिशाच था। रैनसन ने दृढ़ता से जवाब दिया कि उसके बिना जीने का कोई कारण नहीं है। उसके भाई बहन, बच्चे। उस आदमी ने चौंक कर कहा कि रैनसन अभी अभी लौटा है और पूछा कि उसे क्या लगता है कि वह ऐसी हालत में कहाँ जा रहा है। लेकिन रैनसन ने जोर देकर कहा कि वह तुरंत चला जाएगा क्योंकि बच्चों को ले जाया जा चुका है। उस आदमी ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी कि डेलकुचू अनगिनत पिशाचों का आदेश देता है, जिनमें से कई विशेषज्ञ रैनसन जितने या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। फिर भी रैनसन ने घोषणा की कि यह लॉर्ड बर्सन के लिए एक आदेश है। एक लंबी हिचकिचाहट के बाद बर्सन ने आखिरकार अनिच्छा से अपनी सहमति दे दी। रैनसन ने बताया कि वह चाहता था लॉर्ड बर्सन को वहीं रहकर अपने भाई बहनों की देखभाल करने का आदेश दिया। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ उन्होंने वादा किया कि वे जरूर विजयी होकर लौटेंगे और सब कुछ ठीक कहा। जैसे ही रैनसन और उनका दल रवाना हुआ, बर्सन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और मन ही मन निश्चय किया कि यह एक ऐसा आदेश है जिसका वह पालन नहीं कर सकते। फिर दृश्य समय में पीछे लौटकर वानरोआ साम्राज्य में महाद्वीपीय वर्ष 1337 के 11 मार्च की तारीख पर पहुंच गया। वहां वानरोआ की रानी ने नाइट कमांडर बर्सन को आदेश दिया कि वह युवा रैनसन को लेकर भाग जाए और वह शाही परिवार की रक्षा के लिए वहीं रुकी रहे। महल। बर्सन ने पहले तो मना कर दिया और कहा कि वह अंत तक उसकी रक्षा करेगा, लेकिन रानी ने दृढ़ता से कहा कि उसका कर्तव्य उसके प्रति नहीं बल्कि वानरों के वंश के प्रति है। अपने अधिकार और दृढ़ विश्वास से बंधे बर्सन उसके अनुरोध को टाल नहीं सके। रानी ने अपने बेटे दूसरे राजकुमार की ओर मुड़कर उसे ध्यान से सुनने को कहा। उन्होंने उसे आग्रह किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवित रहना है, उसे याद दिलाते हुए कि वानरों की महिलाओं का भाग्य हमेशा से आने वाली पीढ़ियों के लिए शाही वंश को सुरक्षित रखना रहा है और अब उसे भी वही कर्तव्य निभाना पड़ा। युवा राजकुमार रोया और अकेले भागने से इनकार कर दिया। उसकी मां ने उसके गले में एक हार पहनाया और वादा किया कि यह उसकी रक्षा करेगा। उसने उससे एक दिन वानरोआ राज परिवार को पुनर्जीवित करने की विनती की। उसके बलिदान से प्रेरित होकर बर्सन ने राजकुमार की सेवा करने की कसम खा ली। उसे वह दृश्य कड़वाहट से याद था। राजधानी जल रही थी, राजा और रानी मारे जा रहे थे और वह खुद दूसरे राजकुमार को गोद में लेकर भागने को मजबूर था। उस दिन राजकुमार 13 साल का हो गया था। उसने अपने माता पिता और बड़े बेटे को देखा था। भाई मर गया और रात के आसमान में उठती लपटों को चुपचाप देखता रह गया। इस प्रकार 500 साल पुराना वानरोआ साम्राज्य ध्वस्त हो गया। बर्सन ने याद किया कि कैसे उन्होंने लगभग 20 शूरवीरों, राजकुमार और एक मार्की परिवार के अंतिम जीवित उत्तराधिकारियों के साथ भागने के रास्ते से साम्राज्य के सैनिकों को चकमा दिया था। 1 अप्रैल तक वे मोक्सम सीमा पार कर चुके थे और ग्लोरीलैंड से रोवरलैंड जा रहे एक भयंकर तूफान के दौरान एक जहाज पर छिप गए थे। उसी वर्ष 23 अगस्त को वे रोवरलैंड पहुंचे, जो एक आश्रय स्थल था अपराधियों और निर्वासितों के लिए। 2 महीने बाद कुसान में बर्सन ने अपने नुकसानों का हिसाब लगाया। रास्ते में कई शूरवीर मारे गए थे और केवल 12 ही बचे थे, जिनमें वह भी शामिल था। उसने खुद को याद दिलाया कि उसका कर्तव्य महामहिम द्वितीय राजकुमार रैनसन, जो अब एकमात्र वैध उत्तराधिकारी थे, की रक्षा करना है, साथ ही ड्यूक, मार्की और काउंट के बिखरे हुए उत्तराधिकारियों की भी। उसने किसी भी कीमत पर अपमान और कठिनाई के बावजूद उनकी रक्षा करने की कसम खाई। दृश्य रक्त के किले के भीतर काजू में बदल गया। काउंट डेलिचो। बर्सन ने जी जान से लड़ाई लड़ी, खुद से बुदबुदाते हुए कि सहना है, प्रार्थना करते हुए कि महामहिम रैनसन सुरक्षित रहें। वह लड़खड़ाते हुए अंधेरे सिंहासन कक्ष में पहुंचा, जहां उसने रैनसन के साथियों की लाशें फर्श पर बिखरी पड़ी देखी। बीच में डेलिचू खून से लथपथ खड़ा था, उसकी छाती में तलवार धसी हुई थी। बर्सन रैनसन को पुकारता हुआ आगे बढ़ा और उसे गंभीर रूप से घायल पाया। एक फीकी मुस्कान के साथ रैनसन ने फुसफुसाते हुए कहा
कि अब सब खत्म हो गया है। बर्सन हिल गया, खुद से पूछ रहा था कि क्या वानरोआ का शाही वंश, उनके नवीनीकरण के सारे सपने और हर बलिदान, उन्होंने जो तय किया था वह यही खत्म होगा। उसने इसे मानने से इनकार कर दिया और जोर से कसम खाई कि यह ऐसे खत्म नहीं हो सकता। दुखी होकर बर्सन ने टूटे हुए राजकुमार को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने उसे बचाने का संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 साल बाद यह दृश्य कुशोन में इलियन के खंडहरों में लौट आया। जगह शांत थी और बच्चे खुशी से खेल रहे थे। बर्सन ने रैनसन को पुकारा, जो एक घर की छत पर उसकी मरम्मत कर रहा था। बर्सन को सुरक्षित देखकर रैनसन को खुशी हुई। जैसे ही वह सीढ़ी से नीचे उतरा, उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। बर्सन घबराकर दौड़ा और पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। रैनसन ने उसे आश्वस्त किया और पूछा कि काउंट ने क्या कहा था। बर्सन ने जवाब दिया कि जवाब हमेशा की तरह ही था, उन्हें 1 और महीना इंतजार करना होगा। रैनसन ने शांति से स्वीकार कर लिया और कहा कि वे अभी सहन कर सकते हैं और बाद में फिर पूछेंगे। बर्सन ने उसे इतना भारी काम करने के लिए डांटा। रैनसन ने जवाब दिया कि वह बच्चों पर यह बोझ नहीं डाल सकता। बर्सन ने जवाब दिया कि वे बच्चे अब छोटे नहीं रहे, लेकिन रैनसन ने जोर देकर कहा कि वह उनकी रक्षा करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वे कितने बड़े हो गए। बर्सन ने आह भरी उसे एल्ड्रिच कहकर संबोधित किया और कहा कि वह ठीक ठीक जानता है कि रैनसन क्या दोहराएगा। रैनसन ने सही अनुमान लगाया और कहा कि बर्सन एक अमृत का जिक्र करने वाला था, जिसकी पुष्टि बर्सन ने कड़वाहट से की। कहा जाता है कि वह अमृत जीवन की एक पौराणिक औषधि 2 शताब्दियों पहले इलियन काल कोठरी में खोजा गया था, जो आधुनिक जादू से परे एक प्राचीन चमत्कार था। रैनसन ने इसे एक पुरानी कहानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। उसने पूछा कि बर्सन को क्या हो गया है और दावा किया कि वह बिना किसी बड़ी मुश्किल के जी रहा है। उसे देखकर उदासीनता से बर्सन ने बात को यूं ही टाल दिया, लेकिन चुपचाप स्वीकार किया कि अतीत जैसा चमत्कार शायद ही दोबारा होता है। अचानक बच्चे घबराकर उनकी ओर दौड़े, गुरुजी, चिल्लाते हुए और उन्हें खतरे की चेतावनी देते हुए। रैनसन ने ठीक समय पर अपनी बख्तरबंद भुजा उठाकर अपनी ओर तेजी से आ रहे एक लकड़ी के तख्ते को रोक लिया। मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर उसने उन्हें बताया कि उसने अभी अभी छत की मरम्मत पूरी की है और वह नहीं चाहता कि उसे फिर से नुकसान पहुंचे। फिर वह एक लड़के के पास गया, उसे लकड़ी की तलवार दी और उसे सलाह दी कि वह कभी ऐसा न करे, उसे अपनी पकड़ से छूटने न दे। लड़के ने विरोध किया कि उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। रैनसन ने उसे सुधारा, समझाया कि सिर्फ पकड़ ही काफी नहीं है, उसे अपने पैरों का इस्तेमाल करके अपनी मुद्रा को सहारा देना होगा और अपना वजन पूरे शरीर पर फैलाना होगा। उसने लड़के से कहा कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की तस्वीर अपने मन में साफ साफ बनाए। जैसे जैसे वह उसे दिखाता गया, उसके अंदर यादें उमड़ने लगीं। काउंट डेलिचू के साथ उसकी लड़ाई की खूनी झलकियां। काउंट ने जोरदार वार किया, लेकिन रैनसन उसे रोकने में कामयाब रहा। उस पल उसे याद आया कि किसी के साथ होना कैसा होता है। रक्षा करने से उसे हमेशा शक्ति मिलती थी और उसने मन ही मन घोषणा की कि वह मर नहीं सकता, क्योंकि अभी भी उस पर निर्भर लोगों की जान बाकी है। काउंट घातक गति से आगे बढ़ा और एक ही निर्णायक वार में रैनसन का हाथ काट दिया। रैनसन पीछे नहीं हटा। जलते हुए दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह आगे बढ़ा और काउंट की गर्दन पर वार किया। इस स्मृति के चरम पर उसके शरीर ने सहज प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका ब्लेड उसके सामने रखे लकड़ी के प्रशिक्षण पुतले पर गिरा, जिससे वह 2 टुकड़ों में बिखर गया। बर्सन और बच्चे स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे। बर्सन ने धीरे से रैनसन का नाम लिया, जबकि एक बच्चा चिल्लाया कि मास्टर ने लकड़ी का घोड़ा तोड़ दिया है। रैनसन ने पलकें झपकाई मानो किसी सम्मोहन से जागा हो, फिर माफी मांगी और कहा कि वह तो बस तकनीक का प्रदर्शन करना चाहता था और गलती से ज्यादा जोर लगा दिया। उसने उनसे वादा किया कि वह बाद में डमी की मरम्मत कर देगा। तभी एक और बच्चा डर के मारे हांफता हुआ दौड़ता हुआ आया। मास्टर रैनसन को पुकार रहा था और जोर देकर कह रहा था कि कुछ भयानक हुआ है। उसने बताया कि यह डेजी और साइक्लोन से संबंधित था। रैनसन का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। एक भयावह आशंका ने उसे घेर लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक इमारत की ओर दौड़ा, यह देखते हुए कि हवा में खून की तेज बदबू बच्चों के बीच एक साधारण झगड़े के लिए बहुत तेज थी। वह उनके नाम पुकारते हुए अंदर घुसा,
तो देखा कि एक युवक और एक लड़की असली ब्लेड से एक भयंकर द्वंद्व में उलझे हुए थे। लाल बालों वाली लड़की इलियन परिवार की डेज़ी थी। उसका प्रतिद्वंदी नीले बालों वाला युवक साइक्लोन, जो उसी वंश का था। रैनसन के हस्तक्षेप करने से पहले काउंट कैस के अधीनस्थ नागी प्रकट हुए। उनका उपहासपूर्ण लहजे में अभिवादन किया और यह टिप्पणी की कि वे कितने समय से अनुपस्थित थे। रैनसन ने तीखे स्वर में पूछा कि क्या हो रहा है। नागी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ समझाया कि वह तो बस एक साक्षात्कार ले रहे थे। रैनसन ने अविश्वास के साथ यह बात दोहराई। नागी ने विस्तार से बताया कि वह डेज़ी और साइक्लोन की परीक्षा ले रहे थे और अगर वे उनमें क्षमता प्रदर्शित करते हैं तो वह उन्हें अपना अनुयायी बनाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने दोनों को आदेश दिया। युवाओं को एक तरफ हटने को कहा। रैनसन का गुस्सा भड़क उठा। उसने नागी से पूछा कि वह खुद को क्या समझता है जो यह मान ले कि वह कुलीनों के खून को अपने खून से कलंकित कर सकता है। नागी ने उपहास किया और जवाब दिया कि उसका अनुयायी बनना, चाहे वह सबसे निचले पद पर ही क्यों न हो, एक टूटे हुए अंगहीन व्यक्ति के अधीन रहने से कहीं बेहतर होगा। रैनसन ने जानना चाहा कि क्या काउंट कैसियस ने इसकी अनुमति दी थी। नागी ने उपहास करते हुए कहा कि रैनसन समझ नहीं पाया और काउंट इतना व्यस्त है कि हर छोटी मोटी बात पर ध्यान नहीं दे पाता। रैनसन ने निष्कर्ष निकाला कि नागी अपनी मर्जी से यहाँ आया था, यह जानते हुए कि यह जगह उनके परिवार की है। नागी ने बिना किसी शर्म के इसकी पुष्टि की और यह भी बताया कि अफवाहों के अनुसार शक्तिशाली तलवारबाज रैनसन ने बच्चों के एक झुंड की रक्षा करते हुए अपने अंग खो दिए थे। ये शब्द सुनकर रैनसन का क्रोध और गहरा गया। नागी ने फिर हल्के से पूछा कि क्या रैनसन को सचमुच विश्वास है कि वह अपनी इस हालत में किसी की भी रक्षा कर सकता है। रैनसन ने उसे एक गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि वह बच्चों पर एक उंगली भी न उठाए और चुपचाप वहां से चला जाए, वरना उसकी जान चली जाएगी। रैनसन का हाथ। नागी अविश्वास में बस मुस्कुराया। उसे साफ शक था कि वह इस तरह की धमकी पर कोई कार्रवाई कर पाएगा। नागी अपनी अगली बात पूरी भी नहीं कर पाता। रैनसन ने पहले वार किया, अचानक और तेज हमला। नाजी के आदमियों ने वार को रोक लिया। उसके साथ तलवारें भिड़ा दी और उसकी ताकत देखकर दंग रह गए। वे बुदबुदाए कि उसकी ताकत कम से कम किसी निम्न श्रेणी के विशेषज्ञ के बराबर है। रैनसन ने गंभीरता से सोचा कि वे उसके सामने कुछ नहीं हैं और उन्हें बताया कि तलवारबाज को कभी कम मत आंको। उसने एक विनाशकारी वार किया जिसमें नाजी के आदमियों को पल भर में ढेर कर दिया। नागी प्रभावित होकर धीरे से ताली बजाने लगा। उसने कहा कि रैनसन अब भी वैसा ही है और मजाक में कहा कि वह कमाल का है, उसे भाई कहकर। रैनसन ने जवाब दिया कि लगता है युवा पीढ़ी अब डर को नहीं जानती। नागी ने उससे ज्यादा कठोर न होने का आग्रह किया और जोर देकर कहा कि उसका प्रतिद्वंद्वी अभी नौसिखिया है। नाजी के हाव भाव से रैनसन को एहसास हुआ कि उसके मन में अब भी उसके प्रति एक पुरानी रंजिश है। नागी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा अंधेरे से भर गया। एक भयावह खूनी आभा ने उसे घेर लिया। उसने खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। रैनसन समझ गया कि वह लड़ाई को लंबा नहीं खींच सकता। अपनी हालत में न होते हुए भी उसने एक ही वार में उसे खत्म करने का संकल्प लिया। चकाचौंध कर देने वाली तेजी से उसने एक और आश्चर्यजनक हमला किया। उसे पूरा यकीन था कि वह उसे पकड़ लेगा, लेकिन नागी ने बिना किसी प्रयास के केवल अपने शरीर के चारों ओर की आभा का उपयोग करके उसे रोक दिया। प्रहार से रैनसन की तलवार चकनाचूर हो गई। नागी ने उसे तिरस्कार से देखा और पूछा कि वह इतना दयनीय क्यों लग रहा है, और क्रूर संतुष्टि के साथ यह प्रकट किया कि रैनसन का हृदय पूरी तरह से तबाह। रैनसन सदमे से जम गया। नागी ने अपने ताने जारी रखे, यह पूछते हुए कि क्या रैनसन को सचमुच लगता है कि वह कभी ऊंचे पदों तक पहुंच सकता है, और कहा कि इसीलिए उसने हमेशा लड़किन में से एक बनने के महत्व पर जोर दिया था। रैनसन ने हताशा में इधर-उधर देखा और बेचैनी से सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। नागी ने डेज़ी और साइक्लोन को एक भयानक नज़र से देखा। उसकी आंखें द्वेष से जल रही थीं क्योंकि दोनों बच्चे उसके सामने कांप रहे थे। उसने उन्हें ठंडे स्वर में धमकाया, पूछा कि क्या उसे उन्हें मार देना चाहिए। एक-एक करके रैनसन को एहसास हुआ कि अब मौत से लड़ना जरूरी है, इसलिए उसने ठान लिया कि कम से कम उसे बच्चों की रक्षा तो करनी ही होगी। उसने नागी से विनती की कि वह यहीं रुक जाए
उसे याद दिलाया कि वहाँ बच्चे भी हैं जिन्हें ऐसी क्रूरता देखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। नागी ने अपना सिर पीछे किया और मजाकिया अंदाज में हंसा और क्रूर प्रसन्नता के साथ कहा कि तलवारबाज रैनसन असल में उससे भीख मांग रहा था। रैनसन ने स्वीकार किया कि वह इनकार नहीं करेगा। फिर उसने अपनी तलवार नीचे कर दी, उसे जमीन पर गिरा दिया और डूब गया, घुटनों के बल बैठ गया। नागी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यह इतना आसान नहीं होगा और कहा कि उसे पहले अपने शरीर को गर्म करना होगा। फिर उसने अपना निर्दयी हमला शुरू कर दिया। उसकी मुट्ठियां बार बार रैनसन के चेहरे पर टकराती रहीं और उसे जमीन पर गिरा दिया। एक जोरदार लात उसकी पसलियों पर लगी जिससे उसकी हड्डी टूट गई और खून बहने लगा। नागी ने गिरे हुए योद्धा पर अपना बूट दबाया जिससे वह जमीन पर धंस गया। रैनसन, जो मुश्किल से होश में था, कमजोरी से उससे रुकने की विनती करता रहा और बुदबुदाता रहा। कुछ देर रुकने के बाद नागी नकली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। दयालुता, उसने कहा कि आखिरकार वह एक नरम दिल इंसान है और आज के लिए यह पिटाई काफी है। यह कहकर वह जाने के लिए मुड़ा और उनसे ठंडे स्वर में वादा किया कि वह कल वापस आएगा। जैसे ही सन्नाटा छा गया, बच्चों में से एक ने अपने घायल मालिक को देखा और निराशा से पूछा कि अब वे क्या करेंगे। रैनसन ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें आश्वस्त किया कि सब ठीक है क्योंकि वह उनकी रक्षा करने में कामयाब रहा है। बाद में उसने डेज़ी और साइक्लोन को इकट्ठा किया और पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और अगर वे सचमुच नाजी के रिश्तेदार बनना चाहते हैं। साइक्लोन ने सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन डेज़ी कुछ नहीं बोली। उसकी लाल आंखें विरोध से चमक रही थीं और वह चुपचाप खड़ी रही। आखिरकार उसने धीरे से एक गाली बुदबुदाई। रैनसन चौंक कर उसकी ओर मुड़ा और पूछा कि उसने अभी क्या कहा था। डेज़ी ने झट से जवाब दिया, यह जानने की कोशिश करते हुए कि उसे काउंट कैस का अधीनस्थ बनने से क्या रोक रहा है। उसने उसे कड़वाहट से याद दिलाया कि उसने खुद कभी कैसियस की सेवा की थी। रैनसन की आवाज़ गुस्से से भर गई जब उसने पूछा कि क्या वह सचमुच ऐसा नहीं करती। कारण समझो। उसने समझाया कि कैसियस लालची आदमी था जो किसी भी कीमत पर पिशाच बनना चाहता था। उसकी वजह से उनके साथियों और परिवारों का कत्लेआम हुआ था। उसने अपने कृत्रिम अंगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कैसियस ही उसकी ऐसी हालत का कारण था। उसने जानना चाहा कि क्या डेज़ी अब भी सिर्फ खून चूस कर जीने के लिए ऐसे आदमी का पीछा करने का इरादा रखती है। डेज़ी फूट फूट कर रोने लगी और चीख पड़ी कि यह उसका काम नहीं है। उसने उस पर चिल्लाते हुए पूछा कि क्या वह खुद को उसका पिता समझता है। सिसकियों और गुस्से से भरी, उसने घोषणा की कि उसके जीवन का फैसला उसे ही करना है और उसे आदेश दिया कि वह दूसरों के मामलों में दखल देना बंद करे और केवल अपने ही बेकार अस्तित्व की चिंता करे। अपना गुस्सा निकालकर वह कमरे से बाहर निकल गई और पीछे से दरवाजा पटक दिया। साइक्लोन उसके पीछे दौड़ा, लेकिन फिर रैनसन की ओर मुड़ा और धीरे से कहा कि डेज़ी ने जो कहा था उसका मतलब यह नहीं था। उसने आगे कहा कि वह समझता है कि ऐसी स्थिति में घुटने टेकने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। उसने देखा कि उसका मालिक जरूर बहुत दर्द हुआ और उसने अंकल बासन से एक उपचार औषधि लाने की पेशकश की। रैनसन ने एक फीकी मुस्कान के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। उसी समय बालशोन घबराए हुए कमरे में घुस आया और पूछा कि क्या रैनसन ठीक है। उसने बताया कि लीना नाम की एक बच्ची उसके पास आई थी और उसने बताया कि डेज़ी ने उसे बताया था कि रैनसन ने नगी से लड़ाई की थी और घायल हो गया था। वह मदद के लिए बाउन के पास भागी थी। यह महसूस करते हुए कि उसने डेज़ी की करतूतों का पर्दाफाश कर दिया है, लीना चिल्लाई कि अगर डेज़ी को उसके किए का पता चल गया तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। बालशन, इस बात की पुष्टि हो गई कि डेज़ी ही जिम्मेदार थी। रैनसन ने इस स्थिति पर हल्के से हंसते हुए उन सभी का उनकी चिंता के लिए धन्यवाद किया। बालशोन ने उसे उपचार औषधि दी और रैनसन ने उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। डेज़ी की ओर से धीरे से धन्यवाद कहा। उस रात बाद में अकेले बैठे हुए उसे जोरदार खांसी आ गई। वह अंदर अपने खून से सने कृत्रिम हाथ को घूरता रहा। उसने कड़वाहट से सोचा कि अगर उसका मूल अक्षुण्ण रहता तो नागी जैसा कोई उसके लिए कभी खतरा नहीं होता, लेकिन उसने जल्दी से अपने विचार को दबा दिया, दूर खुद को याद दिलाते हुए कि अब बच्चों की सुरक्षा ही सबसे जरूरी है। फिर भी नाजी के अगले दिन लौटने के वादे पर विचार करते हुए उसे बेचैनी महसूस हुई। अंत में उसने खुद को स्वीकार किया कि उसके पास उस चीज पर तारांकन चिन्ह लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता।
उसने बुरुआशाही परिवार का हार निकाला और उसे अपने हाथ में घुमाया। बच्चों की सुरक्षा के लिए धन जुटाने के लिए उसे बेचने पर विचार कर रहा था। शाही मुहर जैसे खजाने इतने खतरनाक थे कि साम्राज्य निश्चित रूप से उनका पता लगा लेगा, जिससे हार को अपना एकमात्र विकल्प समझकर तभी उसकी नज़र भाग्य की तारांकित पुस्तक पर पड़ी और वह सोचने लगा कि ऐसी विचित्र कलाकृति को शाही खजाना क्यों माना जाता है। उसने उसे खोला और पढ़ा। इस अंश में रोजारियस कैलेंडर की 17 मार्च 4673 की एक घटना का जिक्र था, जो एक पंथ के गुप्त चर्च में ली गई एक प्रतिज्ञा थी। रैनसन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह उसमें लिखी प्राचीन लिपि को समझ सकता है। अचानक पुस्तक में एक शक्तिशाली प्रकाश फूट पड़ा और पवित्र तारे का निशान उसकी सतह पर चमक उठा। पलक झपकते ही रैनसन उसके कमरे से गायब हो गया। उसने खुद को एक अंधेरे गलियारे से भागते हुए पाया, हतप्रभ, और सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है, जबकि कुछ क्षण पहले वह चुपचाप पढ़ रहा था। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं था, यह असली था। उसने उस जगह को पहचान लिया, इलियन काल कोठरी। फिर भी यहाँ यह बिल्कुल नया लग रहा था, मानो अभी अभी बना हो। उसके आगे हूबहू उसी तरह के वस्त्र पहने हुए कुछ आकृतियां खड़ी थी जो उसने अभी पहने थे। उलझन में वह सोच रहा था कि वे कौन हैं। उसने उनमें से एक को चर्च में किसी घुसपैठिए के बारे में चिल्लाते हुए सुना और नेता ने उन्हें सुरक्षित करने का आदेश दिया। अमित सबसे पहले। यह शब्द मानो बिजली की तरह फिरौती का कारण बना। अमित। उसने संकेतों, नवीनीकृत काल कोठरी पुस्तक में दर्ज प्राचीन तिथि और इस किंवदंती को जोड़ा कि अमृत सबसे पहले यहीं खोजा गया था। उसके मन में एक चौंकाने वाला निष्कर्ष आया। वह समय में 10,000 साल पीछे चला गया था। पंथ के नेता ने जोर से पुष्टि की कि अमृत सुरक्षित है। रैनसन का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे लगा कि इसके साथ वह अपना सब कुछ वापस पा सकता है जो उसने खो दिया था। आसपास 12 आकृतियों को देखकर उसने खजाने को तुरंत हथियाने के लिए उन्हें काट डालने के बारे में सोचा, लेकिन नेता ने आदेश दे दिया। बलिदान शुरू होने से पहले घुसपैठिए का जोड़े में शिकार किया जाना था। उसने नाम पुकारे और फिर एक सिरविस को उत्तरी मार्ग की सुरक्षा में रैनसन के साथ शामिल होने का आदेश दिया। रैनसन स्तब्ध रह गया, यह जानकर कि उन्होंने उसे उस नाम से संबोधित किया था। उसने अनुमान लगाया कि उन्होंने उसे अतीत का कोई साथी समझ लिया है और तर्क दिया कि पवित्र तारे के जादू ने घटनाओं को इस तरह मोड़ दिया है। वह उसकी असली प्रकृति पर आश्चर्य करने लगा। भाग्य की तारांकित पुस्तक। सर ने पुकारा, पूछा कि वह वहां बेकार क्यों खड़ा है और उसे वहां से हटने के लिए कहा। रैनसम ने सोचा कि अभी उसके साथ खेलना, जितना हो सके ज्ञान इकट्ठा करना और सही मौके का इंतजार करना ही समझदारी है। वह सर्विस के पीछे पीछे छायादार हॉल में चला गया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक सुनहरे बालों वाली महिला मिली। कुछ ही क्षणों बाद पीले बालों और चमकते बैंगनी ब्लेड वाली एक आकृति ने उन पर घात लगाकर हमला किया। घुसपैठिए के वार ने सर को पल भर में 2 टुकड़ों में काट डाला। रैनसन ने हमलावर के साथ ब्लेडों का टकराव किया और एक अजीब पारदर्शी, हर बार जब उनकी तलवारें टकराती तो एक चमक सी चमक उठती। हर बार तलवारों के टकराने पर उसका अपना हथियार टूट जाता और उसने दुश्मन के ब्लेड पर भी वैसा ही नुकसान देखा। उसने मन ही मन सोचा कि यह शक्ति सामान्य तलवार की आभा से कहीं बढ़कर है। कुछ और भी अजीब खेल चल रहा था। उसके मन में विचार आया कि शायद उसे खुद इस चमत्कार का परीक्षण करना चाहिए। पास ही उसने डरे हुए बच्चों को परछाई में दुबके हुए देखा। पीले बालों वाले हमलावर के पीछे वे डर से कांप रहे थे। उस आकृति ने खुद को एक सुनहरे बालों वाली शूरवीर के रूप में प्रकट किया जो सुरक्षात्मक कदम उठा रही थी। बच्चों के सामने उसने रैनसन पर निर्दोषों का अपहरण करने वाले पंथियों का साथ देने का आरोप लगाया और चिल्लाते हुए कहा कि वह उन्हें जीवित बलि के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। उसके शब्दों ने उसे गहराई से प्रभावित किया और एक पल के लिए उसके अपने बच्चों और उनकी हंसी की यादें उसके मन में उमड़ पड़ी। पंथ के बाकी सदस्य अनजान बनते हुए यह पूछते हुए कि क्या घुसपैठिए ने सिरविस को मार डाला है, कक्ष में भागे। उनके शब्द पूरे होने से पहले ही रैनसन ने एक ही निर्णायक प्रहार से उन्हें काट डाला। गोरे शूरवीर उसे स्तब्ध होकर देखने लगे। रैनसन उसकी ओर मुड़े और घोषणा की कि वे एक ही पक्ष में हैं और उन्हें मिलकर लड़ना होगा। पंथ के 2 और सदस्य अपने मृत साथियों की लाशें पाकर उस कक्ष में दौड़े।
उनमें से एक ने दूसरे को जल्दी से रैनसन की मदद करने के लिए चिल्लाया, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर यकीन था कि रैनसन अब भी उसका सहयोगी है। बिना किसी हिचकिचाहट के रैनसन ने घूमकर उस आदमी को काट डाला। उसके ब्लेड ने एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बचा हुआ पंथी डर के मारे जम गया, उसकी ओर इशारा करके चिल्लाया कि वह गद्दार है, फिर गिर पड़ा, बाकी लोगों के बगल में बेजान। रैनसन शांति से शवों के बीच खड़ा रहा और गोरी शूरवीरों से कहा कि उसकी पहले की गई लड़ाई की वजह से उसके लिए उन्हें मार गिराना आसान हो गया था। उसने असमंजस से उसकी ओर देखा और समझाया कि उसने कुछ भी नाटक नहीं किया था। वह उस पर बेतहाशा हमला कर रहा था, जिससे उसे अपनी रक्षा करने पर मजबूर होना पड़ा। रैनसन ने उसे साफ साफ कहा कि वह इसी तरह उसकी मदद करती रहे। उसी समय पंथ का नेता सेल्टिक कक्ष में दाखिल हुआ। उसकी नज़र नरसंहार के दृश्य पर पड़ी और उन्होंने टिप्पणी की कि रैनसन के चरित्र को समझना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। एक विकृत मुस्कान के साथ उन्होंने सीधे उससे पूछा कि क्या उसने उनके साथ विश्वासघात किया है। सेल्टिक ने आगे कहा कि विश्वासघात के दुख में मरी 5 आत्माएं व्यर्थ नहीं गईं और विश्वासघात में ही एक अराजकता समाहित थी जो उनके स्वामी को प्रसन्न करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कुलीन शूरवीरों की आत्मा और भी अधिक पुरस्कृत होगी। नाइटिस के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसे एहसास हुआ कि वह एक उन्नत विशेषज्ञ के सामने खड़ी है, एक स्तरीय प्रतिद्वंद्वी। उसे पछतावा हुआ। उसे यहाँ आने से पहले अतिरिक्त सैनिकों को बुला लेना चाहिए था। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक मध्यम स्तरीय विशेषज्ञ होने के नाते सेल्टिक जैसे खिलाड़ी का अकेले सामना करना असंभव था। फिर भी उसने पहले हमला करने का फैसला किया ताकि रैनसन के लिए एक मौका बन सके। उसने पूरी दृढ़ता के साथ हमला किया और उनके ब्लेड जोरदार तरीके से टकराए। सेल्टिक ने उसका आसानी से सामना किया, उसके वार को रोका और एक जबरदस्त किक से जवाब दिया जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। वह उछली और फिर से झपटी, लेकिन वह बच निकला। उसके वार को सहजता से झेलते हुए उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान उभर आई और उसने एक और वार करने के लिए अपना हथियार उठाया। उसकी जबरदस्त ताकत का एहसास होते ही वह कांप उठी। उस निर्णायक क्षण में रैनसन प्रकट हुआ। उसका शरीर एक चमकदार नीली आभा से घिरा हुआ था। अचानक तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने अपनी तूफानी तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी तलवार सेल्टिक की गर्दन पर वार कर दी। सेल्टिक लड़खड़ा गया, दर्द से कराह उठा, लेकिन गिरा नहीं। इसके बजाय उसके गले में एक हार चमक उठा जो उस घातक शक्ति को सोख रहा था। वह अपने वस्त्र में बुनी हुई कलाकृति को छुआ और उपहास किया, यह स्वीकार करते हुए कि इसके बिना वह मारा जाता। युद्ध पूरी ताकत से छिड़ गया। सेल्टिक की तलवार लाल आभा से जल रही थी, बार बार वार कर रही थी, जबकि रैनसन अपनी नीली ऊर्जा से जवाब दे रहा था। उनका संघर्ष बेरहम था। फिर भी रैनसन लड़खड़ाने लगा, यह महसूस करते हुए कि सेल्टिक की गतिविधियां अप्रत्याशित थीं। उसने सोचा कि नितास ने इतने लंबे समय तक उसका सामना कैसे किया। मौका पाकर गोरी बुनकर पीछे से फिर प्रकट हुई और एक अप्रत्याशित हमला किया। सेल्टिक ने उसे आसानी से रोक दिया, जिससे चिंगारियां उड़ने लगी। वह हताश होकर रैनसन से चिल्लाई, पूछा कि वह क्या कर रहा है और जानना चाहा कि उसकी रंगीन आभा अपने अजीब और अप्रत्याशित प्रवाह के बावजूद इतनी कमज़ोर क्यों लग रही थी। सेल्टिक ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि रंगीन आभा अपने आप में कुछ भी मायने नहीं रखती। उसने रैनसन को नौसिखिया तलवारबाज कहा जो तलवार की जड़ तक नहीं समझ सकता। उसके अगले हमले ने गहरी चोट पहुंचाई और नाइटिस्ट दर्द से चीख उठा। सेल्टिक अपनी आंखें फिर से रैनसन की ओर घुमाई, जो द्वेष से चमक रही थी और उसे अलविदा कह रही थी, क्योंकि वह घातक प्रहार करने के लिए तैयार था। इस अपमान ने रैनसन के भीतर गहरे क्रोध को भड़का दिया। उसे काउंट कैस के अधीन अपने दिन याद आ गए, वे लड़ाइयां जिन्होंने उसे तलवारबाज की उपाधि दिलाई थी, एक ऐसा हथियार जिसे सामरिक महत्व का माना जाता था। उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें विद्रोह से जल रही थीं। उसने सेल्टिक को चुनौती दी कि वह देखे कि क्या उसके पास जो शक्ति है वह सचमुच किसी नौसिखिए की है। इसके साथ ही रैनसन ने एक नई तकनीक आभा सूत्र का प्रयोग किया। सेल्टिक की आंखें चौड़ी हो गईं। जब उसे एहसास हुआ कि रैनसन की शक्ति पूरी तरह से बदल गई है, तो उसे अविश्वास हुआ। रैनसन के ब्लेड से नीली आभा के पतले झिलमिलाते धागे निकल रहे थे, जो एक घातक पैटर्न में आपस में गूंथ रहे थे।
रैनसन ने धीरे से बुदबुदाया, इस विचार का मजाक उड़ाते हुए कि वह तलवार का दिल नहीं पढ़ सकता। धागे जटिल गति में नाच रहे थे, सेल्टिक की सुरक्षा को चीरते हुए। पंथ के नेता ने संघर्ष किया, लेकिन बारीक धागे और भी गहरे काटते गए, जब तक कि एक आखिरी वार में उन्होंने उसका सिर उसके कंधों से अलग नहीं कर दिया। सेल्टिक का शरीर ढह गया, भारी रूप से जमीन पर गिर पड़ा, बेजान, जैसे कमरे में सन्नाटा छा गया हो। रैनसन जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुंह से खून बह रहा था और उसका शरीर कांप रहा था। गोरी नाइट्स, जो अभी भी युद्ध से लड़खड़ा रही थी, सदमे में जमी हुई बैठी थी और जानना चाहती थी कि वह असल में कौन है। लेकिन रैनसन हाँफ रहा था और शब्दों को बर्बाद करने में असमर्थ था। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। अस्थिर चालों के साथ वह एक ही हताश आशा से प्रेरित होकर सेल्टिक की लाश की ओर रेंगता हुआ गया। लाश के पास पहुंचकर उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। पंथ के नेता की तहों के नीचे छिपा एक छोटा सा बक्सा। लबादा, कांपते हाथों से उसने उसे खोला और अमृत प्रकट हुआ। उसके रक्तरंजित चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई जब उसने घोषणा की कि आखिरकार उसे वह मिल ही गया। रातें असमंजस में देख रही थी, पूछ रही थी कि वह क्या कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पूरा पी पाता, रैनसम की शक्ति जवाब दे गई। वह गिर पड़ा, आधा खाली अमृत उसकी मुट्ठी से फिसल गया और रात उसे हैरानी और विस्मय से देखती रह गई। एक पुरानी जीप घड़ी उसके लबादे से फिसलकर एक धीमी छपाक के साथ पानी के एक कुंड में डूब गई। यह संकेत था कि उसकी यात्रा सुदूर अतीत समाप्त हो चुका था। वर्तमान में डेज़ी बेचैनी से भटक रही थी, पछतावे से व्याकुल। उसने मन ही मन फुसफुसाते हुए रैनसन को अपना भाई बताया और बर्सन से पूछा कि क्या उसने उसे देखा है। उसने हताश होकर स्वीकार किया कि उसे उससे माफ़ी मांगनी है, लेकिन बर्सन केवल अपना सिर हिला सका, यह कहते हुए कि उसे नहीं पता कि रैनसन कहाँ है। दृढ़ निश्चय के साथ डेज़ी उसके कमरे की ओर दौड़ी और प्रार्थना करने लगी कि वह लौट आया हो। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसका दिल बैठ गया। रैनसन ज़मीन पर बेहोश पड़ा था, खून से लथपथ। उसने उसका नाम चिल्लाया और खुद को नीचे गिरा लिया। उसकी ओर बाद में जब उसे उसके बिस्तर पर ले जाया गया तो बर्सन ने डेज़ी को निर्देश दिया कि जब रैनसन जाग जाए तो उसे सूचित करे। डेज़ी ने गंभीरता से वादा किया कि वह उसके पास ही रहेगी। वह चुपचाप बैठी रही, उसकी आंखें उसके जर्जर शरीर पर टिकी रहीं। उसने गहरे दुख के साथ मन ही मन सोचा कि वह कभी उनमें सबसे ताकतवर था, फिर भी उन्हीं की वजह से वह इतना कमज़ोर हो गया है। शर्मिंदा होकर उसने मन ही मन स्वीकार किया कि जब भी वह उनके लिए कष्ट सहता है, वह उसकी मृत्यु की कामना करती है। अचानक रैनसम हाँफते हुए उठा, उसका हाथ उसकी छाती पर था। उसकी आंखें चमक उठीं। अपने कृत्रिम हाथ की ओर मुड़ते हुए उसे घबराहट होने लगी, क्योंकि उसे याद आया कि उसने अमृत का केवल आधा ही पिया था। वह सीधा बैठा, उलझन में सोच रहा था कि क्या यह सब कोई क्रूर सपना था, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच अपने कमरे में वापस आ गया है। डेज़ी चिंता से उसके करीब झुकी और पूछने लगी कि क्या हुआ था, वह क्यों गायब हो गया था और खून से लथपथ क्यों लौटा था। रैनसन बस उसे चुपचाप देखता रहा, जिससे वह बेचैनी से पूछने लगी कि वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है। एक फीकी मुस्कान के साथ उसने उससे पूछा कि क्या वह अभी अभी उसे भाई कहा था। गुस्से से इनकार करते हुए उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन रैनसन ने बताया कि उसकी आंखें आंसुओं से सूजी हुई थीं। उसने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या वह उसके लिए इतनी चिंतित थी। शर्मिंदा होकर डेज़ी ने झट से कहा कि वह चिंतित थी और पूछा कि क्या चिंता करना गलत है। रैनसन ने उसे धीरे से धन्यवाद दिया और उसके सिर पर थपथ पाया। उसने बुदबुदाया कि अब वह बच्ची नहीं रही, लेकिन वह केवल मुस्कुराया, यह सोचकर कि उसे चिढ़ाए हुए कितना समय हो गया था। तभी उसका शरीर कांप उठा, उसे चक्कर आने लगा और वह लगभग बिस्तर से गिर पड़ा। डेज़ी घबरा गई, उसे संभालने के लिए दौड़ते हुए उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने उसे धीरे से आश्वस्त किया कि उसे दर्द नहीं हो रहा है। रैनसन ने अविश्वास में अपना चेहरा छुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था। उसने सोचा था कि एक घूंट कभी पर्याप्त नहीं होगा, और फिर भी यह सच था। डेज़ी सदमे में देखती रही, क्योंकि उसके शरीर के कृत्रिम अंग एक एक करके जमीन पर गिरते रहे। दृढ़ स्वर में रैनसन ने घोषणा की कि वह वापस आ गया है। डेज़ी की आंखें चौड़ी हो गई।
वह आतंक और विस्मय से भर गया, समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या देख रही है। लेकिन इस परिवर्तन से अभिभूत उसका शरीर जवाब दे गया और वह फिर से गिर पड़ा जब वह डर के मारे उसका नाम पुकार रही थी। जब रैनसन फिर से जागा तो उसने देखा कि बच्चे उसके चारों ओर जमा हो गए हैं। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई हैं। उसके अंग फिर से उगाए थे। उसने नज़र उठाई और देखा कि बर्सन, डेज़ी और बाकी लोग उसे विस्मय से देख रहे हैं। बर्सन ने चुप्पी तोड़ी और पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे संभव हुआ और उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था। रैनसन ने शांति से उत्तर दिया कि उसने शराब पी ली थी। अमित, उसके शब्दों ने बर्सन को स्तब्ध कर दिया और अविश्वास से पूछा कि क्या वह सचमुच उस पौराणिक औषधि की बात कर रहा था जो इतनी दुर्लभ थी कि उसके एक घूंट की कीमत 50,000 से भी ज्यादा थी। रैनसन ने उसे एक पल रुकने के लिए कहा, यह समझाते हुए कि उसे पहले कुछ पुष्टि करनी है। खड़े होकर उसने खुद को संभाला और ब्रैन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वह ठीक है, क्या उसका शरीर सचमुच फिर से चल सकता है। रैनसन ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है, हालांकि उसके शरीर को कुछ पुनर्वास की आवश्यकता होगी, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, सहन नहीं कर पा रहा था। फिर उसने बर्सन से अपने साथ चलने को कहा और कुछ हिचकिचाहट के बावजूद बर्सन मान गया। रैनसन उसे खंडहरों में छिपी एक प्राचीन पत्थर की वेदी की ओर ले गया। उसने बर्सन से कहा कि उसे यकीन है कि वहां एक और अमृत छिपा है। बर्सन ने टूटे हुए कमरे का निरीक्षण किया और जानना चाहा कि यहाँ क्या हुआ था। रैनसन ने स्वीकार किया कि उसे भी इस पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसने बताया कि यही कारण था कि वह इसकी पुष्टि करने आया था। उसने अतीत में अपनी यात्रा को याद किया, यह याद करते हुए कि कैसे पहरेदार असामान्य रूप से इस जगह के इर्द गिर्द ध्यान केंद्रित किया और निष्कर्ष निकाला कि वेदी ही एक गुप्त कक्ष की कुंजी है। जब उसने चाबी वेदी में रखी तो एक चमकदार जादुई घेरा चमक उठा, जिससे एक गुप्त प्रवेश द्वार का पता चला। दोनों व्यक्ति आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। उनके सामने एक तिजोरी फैली हुई थी जिसमें अनगिनत धन संपत्ति के स्वर्ण सिक्के, प्राचीन अवशेष, हथियार, ढालें और जादुई औजार भरे हुए थे। बर्सन की आवाज़ कांप उठी जब उसने पूछा कि रैनसन के चमत्कारी पुनर्जन्म के साथ यह सब कैसे संभव हो सकता है। समझाया। रैनसन ने स्वीकार किया कि उसे खुद इस पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर बड़ी स्पष्टता के साथ उसने यह सच बताया कि वह 10,000 साल पहले इस जगह पर चला था। इस रहस्योद्घाटन ने बर्सन के धैर्य को तोड़ दिया और उसे स्तब्ध कर दिया। रैनसन ने पुष्टि की कि समय के माध्यम से उसकी यात्रा वास्तविक थी। उसके मन में एक विचार कौन था, अगर उस कलाकृति की शक्ति एक ही उपयोग तक सीमित न होती, अगर वह बार बार अतीत में लौट सकता, तो उसकी पहुंच से कुछ भी परे नहीं रहता। फिर भी उस रास्ते पर चलने से पहले उसने बर्सन से कहा, पहले उसे कुछ और करना था। दूसरी तरफ नागी आलस्य से लेटा हुआ था, जिसे वह सच्चा जीवन मानता था, उसका आनंद ले रहा था और जोर जोर से सोच रहा था कि आज का दिन क्या क्या सुख लेकर आएगा। उसने रैनसन को ढूंढने का फैसला किया, जिसे वह मजाक में मलबे कहता था, लेकिन जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, वह आश्चर्य से जम गया। रैनसन खुद वहां इंतजार कर रहा था। नागी ने व्यंग्य किया, पूछा कि क्या रैनसन उसे मिलने आया है, लेकिन फिर जब उसने अपने ठीक हो चुके हाथ पैर देखे तो उसके चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। उसे घबराहट ने जकड़ लिया। वह अपने आदमियों पर भौंकने लगा। अपने मालिक को यह बताने के लिए तुरंत भागना पड़ा कि रैनसन अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया है। उसने उन्हें तित्तबितर होने और जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। रैनसन ने अपना ब्लेड निकाला और एक तेज, सटीक गति से एक विनाशकारी प्रहार किया। वार ने बीच उड़ान में ही चीर दिया और भागते हुए दोनों साथियों को भागने से पहले ही काट डाला। नागी भय से देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि उसने अभी क्या देखा है। जैसे ही रैनसन आगे बढ़ा, उसके आभातंतु उसके चारों ओर झिलमिला उठे। अपना संयम वापस पाकर नागी ने उपहास किया। उसने टिप्पणी की कि रैनसन एक पूर्ण आभा ब्लेड के बजाय आभा धागों पर निर्भर था और तिरस्कारपूर्वक निष्कर्ष निकाला कि उसका मूल अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। रैनसन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, पूछा कि इसमें क्या है, और नागी को अपना प्रहार झेलने का आदेश दिया। नागी ने उपहास किया। उसके शब्दों से अहंकार झलक रहा था। उसने घोषणा की कि वह अब 3 साल पहले जैसा नहीं रहा, कि अब वह काउंट का सगा संबंधी है, कुलीन वर्ग में पदोन्नत हो गया है। उसने अपने श्रेष्ठ शरीर,
अपनी पुनर्योजी क्षमताओं का बखान किया जो मृत्यु को भी चुनौती देती हैं, और अपनी पिशाच आभा की राक्षसी शक्ति, जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वह अछूत है। नागी ने अटूट आत्मविश्वास के साथ एक धधकते लाल वार का प्रहार किया, यह विश्वास करते हुए कि कोई तलवारबाज भी उसका सामना नहीं कर सकता। फिर भी अगले ही पल उसका आत्मविश्वास भय में बदल गया। वार रैनसन के ब्लेड से दूर मुड़ा, फिर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पुनर्निर्देशित होकर वापस लौट आया और अपने ढालक पर वार किया। अविश्वास में स्तब्ध नागी का सिर उसके कंधों से साफ अलग हो गया। उसका सिर जमीन पर गिर गया और उसका शरीर धुएं में घुल गया, रात में मारे गए किसी पिशाच की तरह गायब हो गया। रैनसन ने सांस छोड़ते हुए सोचा कि उसका मूल तो ठीक हो गया है, लेकिन उसकी आभा अभी भी खंडित है और उसे अभी भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। बाद में जब वे इकट्ठे हुए, डेज़ी ने रैनसन से पूछा कि क्या यह सच है कि अमृत पीने के बाद वह अतीत में चला गया था। रैनसन ने उसके संदेह की पुष्टि करते हुए बताया कि समय यात्रा की शक्तिशाली परिवार के खजाने से आई थी। बर्सन ने उस पर और जोर दिया, पूछा कि क्या वह फिर से लौट सकता है। रैनसन ने स्वीकार किया कि वह नहीं लौट सकता। पता है, खजाना तब से खामोश था और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि किताब ने उसे कैसे अपनी ओर खींच लिया। तभी इलियान परिवार की उत्तराधिकारी सी मेलान ने बीच में ही बात काट दी। उन्होंने कहा कि अगर खजाना सचमुच जादू के युग का अवशेष है तो वापस लौटना संभव हो सकता है। रैनसन ने भौहें चढ़ाईं और जोर से सोचने लगा कि इतनी छोटी सी कलाकृति में दैवीय शक्ति कैसे समा सकती है। फिर डेज़ी ने एक परेशान करने वाला सवाल उठाया। कहा जाता है कि अमृत 2 सदियों पहले खोजा गया था, तो अगर रैनसन ने ऐसा किया होता तो यह कैसे मौजूद हो सकता था? क्या आपने इसे 10,000 साल पहले ही पी लिया था? उसे एहसास हुआ। उसने निष्कर्ष निकाला कि इसका उत्तर इस तथ्य में निहित है कि लौटने से पहले उसने केवल आधी बोतल ही पी थी। उसने बर्सन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या किसी अभिलेख में केवल आधा अमृत मिलने का उल्लेख है। बर्सन ने उत्तर दिया कि ऐसा कोई विवरण मौजूद नहीं है, केवल इसकी खोज के अस्पष्ट विवरण हैं। रैनसन ने सोचा कि शायद पूरी बोतल ही मिली थी, लेकिन आधी बोतल पीकर उसने इतिहास ही बदल दिया और केवल शेष बची हुई बोतल ही बाद की पीढ़ियों के लिए छोड़ दी। उसने टिप्पणी की कि एक बात तो तय है, अगर वह फिर से अतीत में लौट सकता है तो वहां उसके द्वारा लिए गए विकल्पों में पूरी दुनिया को नया रूप देने की शक्ति है। फिर उसने उससे पूछा कि अगर उसे ऐसा मौका मिले तो वह क्या करेगा। रैनसन ने रुक कर सोचा और फिर दृढ़ता से जवाब दिया। उसने कहा कि उसका पहला लक्ष्य अपने माता पिता और भाई बहनों का बदला लेना था, जिनकी रातों रात हत्या कर दी गई थी। उसका दूसरा लक्ष्य बोनुआ वंश के अंतिम जीवित सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य निभाना था। अंततः उसका असली उद्देश्य गिरे हुए बोनरू साम्राज्य को पुनर्स्थापित करना था। लेकिन इससे पहले काउंट कैसियस को मरना होगा। उसने कड़वाहट से कबूल किया कि बहुत पहले उसे विश्वास था कि कुशन के देवता के अधीन रहने से उसके परिवार की रक्षा होगी। उसे बहुत देर हो चुकी थी कि उधार की खुशी कभी सुरक्षित नहीं होती और दूसरों पर निर्भर रहने से केवल बर्बादी ही होती है। से ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी कि काउंट कैस कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वह पहले से ही एक तलवारबाज था और डेलेचू का शुद्ध रक्त पीने के बाद कोई नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली हो गया है। लेकिन रैनसन ने घोषणा की कि अब वह विकल्प मौजूद नहीं है। अगर कैस को अपनी रिकवरी का पता चल गया तो वह आदमी बेकाबू होकर अराजकता फैला देगा। यह टकराव अपरिहार्य था, एक ऐसी लड़ाई जिसे वह टाल नहीं सकता था। इसीलिए उसने उन्हें याद दिलाया कि काउंट को देकर रिपोर्ट 3 हफ्तों में जमा करनी है। उनकी तैयारियां उस समय सीमा से पहले पूरी होनी थी। इसके बाद रैनसन एकांत में चले गए और खुद को प्रशिक्षण में समर्पित कर दिया। उन्होंने 10 सहस्राब्दियों पहले के पंथ के नेता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली क्रूर तलवारबाजी में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उन निर्दयी कटों, भेदी आभा और सबसे बढ़कर उन तिरस्कारपूर्ण शब्दों को याद किया जो उसे तलवार का मर्म समझने में असमर्थ एक नौसिखिया करार दिया गया। अब ध्यान और अभ्यास के माध्यम से उसने उनका अर्थ समझ लिया। यह तलवार से बात करने के बारे में नहीं था, बल्कि उससे अविभाज्य हो जाने के बारे में था। तलवार और आत्मा एक हो गए। इस बोध के साथ उसे समझ आया कि जिस शक्ति का उसने बहुत पहले सामना किया था वह कोई साधारण आभा नहीं थी, बल्कि कुछ पारलौकिक थी। उसका प्रशिक्षण अचानक बाधित हुआ जब डेज़ी अचानक अंदर आई
उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वह चिल्ला रही थी कि कुछ भयानक हुआ है, और यह काउंट कैस के लिए चिंता का विषय था। इस बीच काउंट के महल के अंधेरे हॉल में उनके एक आदमी ने सम्मानपूर्वक बताया कि रैनसन के परिवार को 3 दिन बाद महल में आमंत्रित किया गया है। काउंट कैसियस ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि उन्होंने बोनुआ साम्राज्य के अवशेषों के लिए काफ़ी इंतजार किया है। उन्होंने घोषणा की कि अब उन्हें बलि के रूप में इस्तेमाल करने का समय आ गया है। दूर रैनसन और उनके साथी इस अचानक बुलावे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए, जो कर रिपोर्ट की समय सीमा से 3 हफ्ते पहले आया था। बर्सन ने अनुमान लगाया, जोर से कहा कि शायद काउंट को रैनसन का पुनर्जीवित शरीर और नाजी की मौत का पता चल गया है। लेकिन सी ने इस विचार को खारिज कर दिया और कहा कि कैसियस ज्यादा संभावना यही मानेगा कि विद्रोहियों का हाथ है। उसने समझाया कि असली समस्या कुछ और थी। इस निमंत्रण ने उसकी हत्या की उनकी सोची समझी योजना को चकनाचूर कर दिया। उसने खुलासा किया कि उनके पास एकमात्र मौका कैसियस द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों के दौरान हमला करने का था। जब रैनसन ने उन अनुष्ठानों के बारे में पूछा तो सी ने बताया कि अपनी चोट के बाद से काउंट एक बार महल छोड़कर चला गया था, उन्हें अकेले करने के लिए महीना। डेज़ी ने घबराहट में बताया कि उसने कैसियस के आदमियों को बच्चों का अपहरण करते देखा था। सी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कर न चुका पाने वाले गांवों को नष्ट कर दिया गया, उनके लोगों का कत्ल कर दिया गया और उनके बच्चों को जीवित बलि के रूप में ले लिया गया। रैनसन इस रहस्योद्घाटन से हिल गया। उसने महसूस किया कि कैसियस किसी अज्ञात शक्ति को लाशें और जीवित आत्माएं अर्पित कर रहा था, और उसने गंभीरता से घोषणा की कि वे अब उसे उसी व्यक्ति के रूप में नहीं सोच सकते जिसे वे पहले जानते थे। कड़वाहट के साथ उसने विलाप किया कि उसके रहते कितना कुछ बदल गया था। अपंग और असहाय थी। फिर उसने से पूछा कि उसे यह जानकारी कैसे मिली। से ने शांति से उत्तर दिया कि उसका अपना खुफिया नेटवर्क है। रैनसन ने चिंता से भौहें चढ़ाईं और उसे इतने खतरनाक शहर में खुद को जोखिम में डालने के लिए डांटा, लेकिन सी ने उसे तेजी से रोकते हुए कहा कि उनकी योजनाएं पहले ही विफल हो चुकी हैं। बर्सन ने उसका बचाव किया और उसे याद दिलाया कि वह अब 20 साल की हो गई है, बच्ची नहीं। परेशान डेज़ी ने रैनसन से उत्सुकता से पूछा कि क्या उसमें सचमुच कैसियस को हराने की ताकत है। रैनसन ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि उसे जरूर करना चाहिए, और तलवार हाथ में लेकर आखिरकार उसके सामने एक असली मौका था। बर्सन ने तुरंत ब्लेड पहचान लिया और कहा कि यह राजा की तलवार है। रैनसन ने बताया कि यह हथियार स्वर्ग से गिरे चांदी के स्टील से गढ़ा गया था और इसे आभा से आकार दिया गया था। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि पिशाच जैसे भ्रष्ट प्राणी इसकी धार का सामना नहीं कर सकते। सी ने फिर कहा कि वह उस पर भरोसा करेगी, लेकिन एक गहरी मुस्कान के साथ उसने यह भी कहा कि अगर वे असफल रहे तो वे हमेशा साथ मर सकते हैं। रैनसन का गुस्सा उसकी लापरवाही पर भड़क उठा। उसने तुरंत दावा किया कि वह मजाक कर रही थी, लेकिन फिर गंभीर होकर बोली कि उन्हें काउंट को मारने के लिए अभी भी एक वैकल्पिक तरीका चाहिए। रैनसन ने इस बात पर जोर देकर चर्चा समाप्त की कि उनकी वर्तमान योजना, चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, आगे बढ़ने का उनका एकमात्र रास्ता है। दृश्य लुएरा नाम के एक शांत गांव में बदल गया। बच्चे खेतों में खुशी से खेल रहे थे और इकट्ठा किए गए मशरूमों की तुलना कर रहे थे। उनमें से एक ने हंसते हुए सुझाव दिया कि घर लौटने पर वे उन्हें नाप लें। लेकिन अचानक आग की लपटें, पूरे गांव में आग भड़क उठी। बच्चे डर के मारे ठिठक गए जब कवच और खोपड़ी जैसे मुखौटे पहने सैनिक असहाय ग्रामीणों पर टूट पड़े। सैनिकों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला, लाशों को गाड़ियों में लादते हुए बस्ती को जला दिया। तभी सैनिकों ने बच्चों को देखा और आदेश दिया कि उनमें से किसी को भी भागने न दिया जाए। भयभीत बच्चों को तुरंत घेर लिया गया। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, हवा में तीरों की सीटी बजती हुई उनकी पंक्तियों को भेदती हुई निकली। एक रहस्यमय आदमी प्रकट हुआ और बच्चों से पूछा कि क्या वे सुरक्षित थे। एक छोटे लड़के ने आंखें फाड़कर पूछा कि वह कौन है। उस आदमी ने अपना परिचय रिवेरा पिएत्रो के रूप में दिया। बच्चों ने विस्मय से उसका नाम फुसफुसाया। लड़के ने आश्चर्य से कहा, क्या वह सचमुच एक बैरन है? रिवेरा ने उनसे कहा कि स्पष्टीकरण देने का समय नहीं है, केवल एक ही बात मायने रखती है, गांव से भाग जाना। लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, रोते चिल्लाते हुए कि उनकी मानें अभी भी अंदर हैं। रिवेरा ने दांत पीस लिए, यह समझते हुए कि मुट्ठी भर सैनिकों को मार डालने से नरसंहार नहीं रुकेगा। भारी अफसोस के साथ उसने
बुदबुद आया कि काउंट हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है। काउंट के महल में वापस लाशों से लदी गाड़ियां आ पहुंची। एक सैनिक ने अपने मालिक को बताया कि 116 लाशें जमा हो चुकी हैं, जो उस दिन के अनुष्ठान के लिए जरूरी से ज्यादा थी। कैसियस ने अपना पिशाच रूप प्रकट करते हुए अपने आदमियों को यह कहते हुए विदा किया कि बाकी का काम वह अकेले ही संभालेगा। काउंट ने मन ही मन सोचा कि कल रैनसम के बच्चे उसके महल में पहुंचेंगे। एक भयावह मुस्कान के साथ उसने घोषणा की कि लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण आखिरकार आ ही गया है। उसने अपना काम शुरू किया। अनुष्ठान निर्जीव शरीरों से भयावह ऊर्जा खींच रहा था, लेकिन अपने काम के बीच में उसे कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। आंखें सिकोड़ते हुए उसने एक गाड़ी का ढक्कन फाड़ दिया। काउंट अचानक हुए हमले से अचंभित होकर पीछे हट गया। फिर कहानी उस पुराने क्षण पर लौट आई जब उसने अपनी योजना बनाई थी। उसने बताया कि उसके नेटवर्क के अनुसार लेरा गांव से लाशें उसी दिन महल में लाई जाएंगी। उसने रैनसेन को मृतकों के बीच छिपने का निर्देश दिया। उसकी आभा को थामे और काउंट के बेपरवाह होने तक इंतजार करने के बाद ही कोई कदम उठा। योजना काम कर गई। रैनसन काउंट कैसियस के सामने आया, जिसने उसे आश्चर्य और उपहास से देखा और पूछा कि उसे बिना बताए क्या लाया है। रैनसन को तुरंत समझ आ गया कि यह लड़ाई आसानी से नहीं जीती जा सकती। कैसियस ने उसे व्यंग्यात्मक अंदाज में बधाई दी और कहा कि उसे अमृत मिल गया होगा। रैनसन को एहसास हुआ कि रणनीति ने उसे जहां तक पहुंचाया जा सकता था पहुंचा दिया। अब से केवल ताकत ही परिणाम तय करेगी। काउंट ने खुद को तैयार किया और खुशी से घोषणा की कि वह रैनसन को घोर निराशा में डूबते हुए देखना चाहता है। रैनसन ने अपनी सारी इंद्रियां तेज कर लीं। अब पहले से कहीं ज्यादा उसे लगा कि वह तलवार की जड़ को पढ़ सकता है। तेजी से उसने अपना पहला वार किया। कैसियस ने लाल रंग की ऊर्जा के प्रचंड विस्फोटों से जवाब दिया, जिससे रैनसन को बेतहाशा चकमा देना पड़ा। काउंट ने उसे सांस लेने की भी जगह नहीं दी और भयानक गति से आगे बढ़ा। रैनसन को पीछे धकेलते हुए उनके ब्लेड चिंगारियों के तूफान में टकराए। अपनी तलवार की आभा समेटते हुए रैनसन ने एक जबरदस्त जवाबी हमला किया। कैसियस ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि यह एक जबरदस्त वार था। उसने कहा कि अगर रैनसन का आभा मंडल कमजोर होता तो उसका सिर उसके कंधों से उड़ जाता। काउंट ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा कि बोनवा में जन्मे किसी व्यक्ति से उसे यही हुनर चाहिए था। रैनसन को यह जानकर सदमा लगा कि कैसियस उसकी पहचान जानता है। कैसियस ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी पुष्टि की और कहा कि वह बोनवा का दूसरा राजकुमार ही होगा, वह लड़का जिसका शरीर कभी नहीं मिला। उसने रैनसन का वर्णन इस प्रकार किया, एक दुर्लभ खजाना, और वादा किया कि अगर वह अपनी पवित्र आत्मा बलिदान कर दे तो उसकी गहरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। रैनसम का जवाब एक भयंकर हमला था, लेकिन काउंट ने आसानी से उसे रोक दिया और उसे बताया कि उसके प्रयास व्यर्थ गए और कोई भी ब्लेड उसकी आभा को भेद नहीं सकता। रैनसन की आभा के लाल ज्वार से हिंसक रूप से टकराने पर नीली रोशनी भड़क उठी और टक्कर एक भीषण विस्फोट में बदल गई। दूसरी ओर रिवेरा प्रो ने जल्दी से अपने आदमियों को इकट्ठा किया था। उन्होंने अचानक बुलाए जाने का कारण जानना चाहा। रिवेरा ने बताया कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ असाधारण घटित होने वाला है। एक व्यक्ति ने उनसे इस गुप्त सूचना का सार बताने के लिए दबाव डाला, लेकिन रिवेरा के जवाब देने से पहले ही क्षितिज पर एक तेज चमक के साथ आग लग गई। लाल ब्लेड की चमक पहचानते ही सैनिक भयभीत होकर पीछे हट गए। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा कि यह केवल काउंट कैसियस ही हो सकता है और अविश्वास में पूछा कि उससे लड़ने की हिम्मत किसने की। रिवेरा ने अपनी दूरबीन उठाई और युद्ध में उलझे दो लोगों को अपनी नज़रों से देखा। उनके एक आदमी ने कांच की दूरबीन ले ली, उससे दूर चौंक कर देखा और हाँफते हुए एक ही नाम फुसफुसाया, रैनसन। बाकी लोगों ने उपहास किया, यह कहते हुए कि यह असंभव है, यह सवाल करते हुए कि क्या रैनसन ने सचमुच अपनी ताकत वापस पा ली है। रिवेरा को उसे की चेतावनी याद आई कि रैनसन को एक आखिरी मौका दिया गया है और यह दोबारा नहीं आएगा। उसने उससे आग्रह किया था कि वह सोच समझकर फैसला करे कि इस मौके का फायदा उठाए या इसे हाथ से जाने दे। जीवन भर पछतावे के बोझ तले दबे रिवेरा संदेह से जूझता रहा, क्या रैनसन सचमुच काउंट को मार पाएगा। उसने कड़वाहट से सोचा कि उनका तथाकथित विद्रोह कुछ मुट्ठी भर बच्चों को बचाने के अलावा और कुछ नहीं किया था। अब रैनसन का साथ देने का मतलब था अपनी सारी जान दांव पर लगाना। उसके एक आदमी ने पूछा कि क्या वे बस खड़े होकर देखते रहेंगे। रिवेरा ने अपना जबड़ा भींच लिया
और कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा कि उन्हें कार्रवाई करनी ही होगी। फिर अपने आदमियों से उस खतरे के लिए धीरे से माफ़ी मांगी जिसमें वह उन्हें घसीट रहा था। महल में वापस युद्ध जारी रहा। रैनसन और कैसियस एक के बाद एक वार कर रहे थे। हवा आग और स्टील से भरी हुई थी। अपने आखिरी जख्मों को समेटते हुए रैनसन ने अपना ब्लेड उठाया और अपनी सारी ताकत झोंकते हुए चिल्लाया। एक ही वार में पूरी ताकत झोंक दी। काउंट की आंखें चौड़ी हो गईं जब वार उसकी गर्दन में गहरा घाव कर गया और खून बहने लगा। गुस्से से कराहते हुए उसने रैनसन को कोसा। रैनसन, जिसका शरीर कांप रहा था और थकान से भीगा हुआ था, अपनी जगह पर खड़ा रहा। मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। काउंट ने अपनी गर्दन पर बहते घाव को थामा और अनिच्छा से स्वीकार किया कि रैनसन की तलवारबाजी लाजवाब थी। उसने कहा कि शायद एक दिन रैनसन उसकी सुरक्षा को पूरी तरह भेद देगा, लेकिन तभी जब वह उस तक पहुंच सके। पहले एक काले मंत्र के साथ काउंट ने अपने पिशाच अनुयायियों की एक सेना बुलाई। पल भर में कक्ष गुर्राते जीवों से भर गया, जिनकी लाल आंखें फिरौती पर टिकी थीं। वह निराश होकर दांत पीसने लगा। उसकी योजना काउंट से अकेले भिड़ने की थी। लाशों के बीच छिपे हुए महल में घुसने के बाद अब दुश्मनों की एक के बाद एक लहरों से घिरे होने पर उसे एहसास हुआ कि उनकी संख्या अनंत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काउंट पर वार करने से पहले ही उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। एक पिशाच उस पर झपटा, पंजे काटता हुआ, लेकिन रैनसन ने आसानी से किनारा कर लिया। उसने कमजोर जीवों को जल्दी से चीरने का निश्चय किया, लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता, एक चांदी का तीर हवा में चीरता हुआ पिशाच के सीने में घुस गया। वह जीव राख में बदल गया और बाकी लोग सदमे से पीछे हट गए, आपस में आभा से भरे चांदी के तीर के बारे में फुसफुसाते हुए। काउंट गुस्से से गुर्राया, यह जानने की कोशिश करते हुए कि किसने दखल देने की हिम्मत की। रिवेरा पेड्रो हाथ में धनुष लिए शांत और तीखे भाव से कक्ष में दाखिल हुआ, और वह अकेला नहीं था। साल्ज़ारोन उसके बगल में आया और पुकारा। रैनसन को भाई कहकर संबोधित किया। यह दृश्य देखकर रैनसन की आंखें चौड़ी हो गईं, और भी ज्यादा वह तब दंग रह गया जब सी और डेजी साइक्लोन के पीछे पीछे प्रकट हुए। रिवेरा के डिप्टी ने अपनी तलवार उठाई और अपने शूरवीरों को युद्ध में ले जाते हुए चिल्लाया कि आज यहां इकट्ठा हुआ हर खलनायक मारा जाएगा, और अपने आदमियों को बिना किसी दया के वार करने का आदेश दिया। सी ने युद्ध क्षेत्र की कमान संभाली और अपनी सेनाओं को सटीकता से निर्देशित किया। रिवेरा ने एक के बाद एक तीर छोड़े। हर तीर अपने निशाने पर लगा और एक पिशाच को मार गिराया। डेजी और साइक्लोन बहादुरी से लड़े, तलवारें चमकाते हुए वे भीड़ के बीच से रास्ता बना रहे थे। चिंतित रैनसन ने जानना चाहा कि वे क्यों आए हैं। उन्हें डर था कि उन्हें गंभीर चोट लग सकती है। डेजी ने उसे कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि वह हमेशा सब कुछ अकेले ही क्यों सहता है। उसने उसे याद दिलाया कि वे अब बच्चे नहीं बल्कि बड़े हो गए हैं, और यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे उन्हें मिलकर लड़ना होगा। साल्ज़ारोन ने भी अपनी आवाज़ में रैनसन से कहा कि बाकी सब उन पर छोड़ दो और सिर्फ काउंट पर ध्यान दो। रैनसन ने उनके दृढ़ संकल्प को देखा और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों को छू गई। यह उन्हें असहाय समझने का समय नहीं था। उसकी नज़रें कैसियस पर फिर गई और उसने अपनी तलवार को नए सिरे से मजबूती से थाम लिया, उस दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार जिसका सामना सिर्फ वही कर सकता था। काउंट ने व्यंग्य किया और वादा किया कि वह रैनसन की बाह फाड़कर शुरुआत करेगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका हाथ एक विशाल लाल पंजे में बदल गया, लेकिन रैनसन ने एक हार उठाया और एक सुनहरा अवरोध एक जोरदार विस्फोट के साथ फट गया, जिससे काउंट पीछे की ओर उड़ गया। कैसियस सदमे से लड़खड़ा गया। उस ठूंठ को घूर रहा था जहां उसका हाथ कहाँ था। उसने जानना चाहा कि अभी क्या हुआ था। रैनसन ने चिल्लाकर जवाब दिया कि यह सुरक्षा हार था। उसने अपनी हथेली में टूटी हुई कलाकृति को देखा और बताया कि यह प्राचीन खंडहरों से बरामद हुई थी। हालांकि उसे इसे नष्ट करने का पछतावा था, लेकिन इसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। उसने आगे बताया कि एक व्यापक हमले के बाद एक अंतराल हमेशा प्रकट होता है, और उस अंतराल के माध्यम से उसने अपना असली तुरुप का पत्ता निकालने की तैयारी कर ली थी। उसने ध्यान केंद्रित किया, अपनी पूरी इच्छा शक्ति अपनी तलवार में डाल दी। उसका हृदय और तलवार का हृदय एक हो गए। नीली ऊर्जा का एक विशाल बवंडर तूफान की तरह गरजता हुआ आगे बढ़ा।
काउंट ने एक भयंकर गर्जना के साथ जवाब दिया, अपनी रक्तलाल आभा छोड़ते हुए, यह घोषणा करते हुए कि रैनसन यहीं मरेगा। उसने तूफान पर प्रहार किया, लेकिन बवंडर ने उसकी शक्ति को बिना छुए ही अवशोषित कर लिया। इस भयंकर टक्कर ने हवा को चीर दिया। रैनसन आगे बढ़ा, उसका तूफान कैसियस के चारों ओर की लाल ढाल को चीरता हुआ। धीरे धीरे काउंट की गर्दन में एक फ्रैक्चर हो गया। उस अंतराल से रैनसन ने अपना निर्णायक प्रहार किया। कैसियस गिर पड़ा, उसका शरीर ऐंठ रहा था जैसे उसकी आखिरी सांसें थम सी गईं। अविश्वास से धुंधली आंखों से वह बुदबुदाया और पूछा कि क्या उस पर जो प्रहार हुआ था वह पौराणिक आत्मा ब्लेड था। हाँफते हुए रैनसन ने उत्तर दिया कि उसने तो बस प्राचीन तलवार की ऊर्जा को आभा ब्लेड में मिलाने की कोशिश की थी। उसने स्वीकार किया कि उसे भी नहीं पता था कि क्या यह सचमुच आत्मा ब्लेड था जो ग्रैंड मास्टर का प्रतीक था। जैसे जैसे केस का जीवन समाप्त होता गया, उसके पिशाच अनुयायी पीड़ा से चीखने लगे। एक एक करके वे जहां खड़े थे वहीं गिर पड़े, उनके शरीर सूख कर क्षीण हो गए। रिवेरा के आदमी अंदर देख रहे थे। भ्रम की स्थिति में वे पूछ रहे थे कि किस अजीब शक्ति ने उनके दुश्मनों को अचानक नीचे गिरा दिया। रिवेरा तुरंत समझ गए कि रैनसन ने असंभव कर दिखाया है। काउंट कैसियस सचमुच मर चुका था। वह अविश्वास से उसके पास गया, गिरे हुए पिशाच सरदार को घूर रहा था और स्वीकार किया कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रैनसन ने यह कर दिखाया है। उसने बताया कि पुराने अभिलेखों के अनुसार जब पिशाच अपने स्वामी को खो देते हैं तो वे 1-2 दिन के लिए अपनी मानसिक स्थिति खो देते हैं। रैनसन ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वे अंततः सामान्य हो जाएंगे, और रिवेरा ने इसकी पुष्टि की। उसने आगे कहा कि यह छोटा सा खिड़की ने उन्हें अवशेषों को ढूंढने का एक बेहतरीन मौका दिया। रिवेरा ने अपने आदमियों को रात के अंत तक काम पूरा करने के लिए आगे आने की पेशकश की और रैनसन बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए। फिर रिवेरा आगे बढ़े और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें अपने शहीद साथियों का बदला लेने का मौका दिया है। रैनसन ने उन्हें बताया कि उन पर भी रिवेरा का कर्ज है और उन्होंने सुझाव दिया कि वे मिलकर शहर को रहने लायक बनाने के लिए काम करें। इस पर रिवेरा ने समर्थक परिवार का प्रतीक चिन्ह दिखाया और कबूल किया कि उसने ऐसा करने से पहले रुकना जरूरी था, लेकिन घटनाओं की नज़ाकत ने उसे मजबूर कर दिया। उसने बताया कि उसका परिवार 3 सदियों पहले ग्लोरीलैंड के कुलीन वर्ग का हिस्सा था। रैनसन को शिखा भेंट करते हुए उसने उस दिन से उसके स्वामी के रूप में उसकी सेवा करने का इरादा जाहिर किया। बाद में रैनसन ने इसी से निजी तौर पर बात की, जिसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि रिवेरा उसकी शिखा गिरवी रखने तक जाएगा। हैरान होकर रैनसन ने पूछा कि क्या वह उसे अच्छी तरह जानती है। उसने जवाब दिया कि वह उसे कुछ हद तक जानती है और बताया कि उसने अपनी ज़्यादातर जानकारी उसके ज़रिए हासिल की है। रिवेरा के आदमियों के साथ रैनसन यह जानकर दंग रह गई कि उसने उसकी सेना के साथ मिलकर खतरनाक तरीके से काम करने का जोखिम उठाया है, लेकिन सी ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और जोर देकर कहा कि उसने तो बस थोड़ी सी मदद की थी। उसने आग्रह किया कि पिशाचों की चिंता करने के बजाय उन्हें सफाई का काम रिवेरा पर छोड़ देना चाहिए और केसेस के अपराधों के सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसने समझाया कि जितना ज्यादा वे उसके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे, उतना ही ज्यादा नागरिक उनके पीछे एकजुट होंगे। रैनसन इस बात से सहमत हो गई क्योंकि उसे पता था कि केसेस के पतन के बाद लोगों का समर्थन कम होगा। उन पर शासन करने के लिए यह बेहद जरूरी था। उन्होंने मिलकर एक खोजी दल बनाया जिसमें व्यापारी और नागरिक प्रतिनिधि शामिल थे। महल के चर्च की तलाशी लेते हुए से ने टिप्पणी की कि यह निराशाजनक रूप से साधारण लग रहा था। रैनसन सहमत हुए। फिर भी उन्हें एक विचलित करने वाली पत्थर की मूर्ति मिली। फिर से ने रैनसन के गले में पड़े हार की ओर इशारा किया और उसके बारे में पूछा। अचानक हार चमक उठा। रैनसन भौहें चढ़ाकर सोचने लगा कि यह अब क्यों चमक रहा है। उसने भाग्य की तारांकन वाली पुस्तक निकाली जो ठीक उसी समय हरे रंग में चमकने लगी। ऐसा पहले भी हुआ था। सी ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे खोलने का सुझाव दिया, लेकिन रैनसन ने साफ मना कर दिया। उसे डर था कि वह फिर से अतीत में वापस चला जाएगा और उसने समझाया कि अगर वह अभी गायब हो गया तो गुट उनकी अनुपस्थिति में शहर को तहस-नहस कर देंगे। सी ने मान लिया और उसे किताब छिपाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, वह अपने आप खुल गई
और उसमें से स्पष्ट आकाश के तारकीय स्वामी के पंथ के खजाने के साथ लौटने के बारे में शब्द निकले। शाही मुहर रोशनी से जगमगा उठी और एक पल में रैनसन एक बार फिर वापस चला गया। इस बार उसने खुद को बैठा पाया। घास के मैदान से गुजरती एक चलती गाड़ी पर वह असमंजस में पलकें झपकाता रहा, यह महसूस करते हुए कि वह अकेला नहीं बल्कि एक समूह का हिस्सा है। उसके सामने एक आदमी बैठा था जो एक चोगे में था और जबरदस्त दबाव छोड़ रहा था, इतना शक्तिशाली कि रैनसन, जो कैसियस और पंथ के खिलाफ खड़ा था, उसकी छाती में भी जकड़न महसूस हुई। उस आदमी ने उसे रैनसन कहकर संबोधित किया और पूछा कि क्या वह जाग गया है। रैनसन ने विस्मय में सोचा कि यह आकृति उस पंथ नेता से कहीं बढ़कर थी जिसका उसने कभी सामना किया था। यह सिर्फ उसका आभामंडल नहीं था, पूरे क्षेत्र का मानस ऐसा लग रहा था, घूमकर उसकी ओर झुके, ऐसा कुछ जिसे रैनसन ने सोचा था कि एक महागुरु भी हासिल करने के लिए संघर्ष करेगा। उस वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा कि उससे संयोगवश मुलाकात हुई थी और उसने उसे अपना शिष्य बना लिया था। रैनसन को एहसास हुआ कि इस समय रेखा में उसकी भूमिका उस व्यक्ति के शिष्य की थी। अनुरक्षकों में से एक ने पूछा कि उनके गुरु ने इस लड़के को शिष्य कब बनाया था। गुरु ने उत्तर दिया कि उन्होंने स्वयं 1 सप्ताह पहले रुचि दिखाई थी और उसे स्वीकार कर लिया था। फिर उन्होंने दृढ़ता से अपने निर्णय की पुष्टि की, यह टिप्पणी करते हुए कि बैठक अजीब तरह से फीके पड़ गए थे, मानो ईश्वरीय इच्छा से निर्देशित हों। रैनसन ने चुपचाप बेचैन होकर उसे देखा। यह व्यक्ति उन पंथियों जैसा बिल्कुल नहीं था जिन्होंने उसे अपना माना था। उसकी उपस्थिति बिल्कुल अलग, प्रभावशाली, रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। उस व्यक्ति ने अपना परिचय ग्रैंड ड्यूक लेथना सेल्सियस के रूप में दिया और बताया कि पंथियों का उन्मूलन लंबे समय से उसकी इच्छा रही है। फिर उसने रैनसन की ओर देखा और उसे रैनचन वानरवा कहकर संबोधित किया और उसे याद दिलाया कि 1 हफ्ते पहले ही उसने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया था। उसने बताया अब वे उसके महल की ओर जा रहे थे जहां वह उसे पढ़ाना शुरू करेगा। रैनसन बेचैनी से सोच रहा था कि ड्यूक उससे इतने शांत और सौम्य स्वर में क्यों बात कर रहा है। हालांकि ड्यूक ने उनकी साझा आकांक्षाओं के बारे में गर्मजोशी से बात की और कहा कि वह उन्हें साथ मिलकर पूरा करने के लिए उत्सुक है। रैनसन के मन में एक परेशान करने वाला विचार आया, शायद ड्यूक को उसकी असली पहचान पहले ही पता चल चुकी थी। इस स्थिति में सब कुछ अजीब लग रहा था। हालांकि ड्यूक ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, रैनसन इस संदेह से छुटकारा नहीं पा सका कि वह जानता था, जितना उसने बताया उससे कहीं ज्यादा। इस बीच दूसरे रैनसन ने स्वाभाविक रूप से अपनी भूमिका निभाई, अपने स्वामी के साथ यात्रा करने पर गर्व व्यक्त किया। स्पष्टता की तलाश में रैनसन ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया और पूछा कि क्या ड्यूक सचमुच उसके चुनाव के बारे में निश्चित है, जबकि वह तो यह भी नहीं जानता था कि रैनसन असल में कौन है। ड्यूक ने इस सब की विचित्रता को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि एक बात है जिसके बारे में वह निश्चित है, अगर अब जो हो रहा था वह उसके बड़े लक्ष्य के अनुरूप था तो शायद वह कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले ही स्वीकार कर लिया था, बहुत पहले। रैनसन समझ नहीं पा रहा था कि उसका क्या मतलब है। ड्यूक ने समझाया कि उसे खुद भी पक्का पता नहीं था, यह बस एक एहसास था। रैनसन चुपचाप खड़ा रहा, ड्यूक द्वारा उस शब्द पर दिए गए जोर से हैरान। जितना वह इसके बारे में सोचता उतना ही उसे अपनी स्थिति का पागलपन महसूस होता। गाड़ी अपनी यात्रा जारी रखती रही जब तक कि वे चमकते हुए स्टील के एक विशाल महल तक नहीं पहुंच गए। रैनसन विस्मय से देखता रहा, सोच रहा था कि वह इतने अस्पष्ट तरीके से यहां कैसे पहुंच गया। ड्यूक ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसे बताया, यह शूरवीरों का चमकते इस्पात का शहर था जहां वह रहता था। उसने बताया कि हालांकि उसे ग्रैंड ड्यूक की उपाधि प्राप्त थी, फिर भी उसने अधिकांश शासन प्रबंध अपने अनुचरों पर छोड़ दिया ताकि वह अपना समय युवा पीढ़ी को सिखाने में लगा सके। जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, रैनसन को एहसास हुआ कि ड्यूक उसे इस प्राचीन युग के रीति रिवाजों और शिष्टाचार के बारे में सूक्ष्मता से सिखा रहे थे। धीरे धीरे वह उस समय के जीवन के अनुकूल ढलने लगा। फिलहाल अपनी दुनिया में लौटने का कोई रास्ता न होने के कारण उसने तय किया कि उसके पास वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि यह युग कौशल और तलवारबाजी में उसके युग से कहीं ज्यादा उन्नत है और उसने यहाँ उसकी उपस्थिति का लाभ उठाकर पहले की तरह नया ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। फिर ड्यूक ने बताया
कि महल में एक और शिष्य उनका इंतजार कर रहा है, एक मेहनती युवक जिसकी न्यायप्रियता प्रबल है, और रैनसन जल्द ही उससे मिलने आएगा। हालांकि जब वे वहां पहुंचे तो रैनसन दंग रह गया। दूसरा शिष्य वही गोरा योद्धा था जिससे उसकी मुलाकात अतीत की अपनी अंतिम यात्रा के दौरान हुई थी। उसकी आंखें, उसे देखते ही दोनों की आंखें भी उतनी ही स्तब्ध होकर चौड़ी हो गईं। ड्यूक ने उनकी प्रतिक्रिया देखी और पूछा कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। रात ने इसकी पुष्टि की, अपने स्वामी को उस व्यक्ति की याद दिलाते हुए जिसने 1 साल पहले पंथ के चर्च में उसकी मदद की थी, और जोर देकर कहा कि यह व्यक्ति वही है। ड्यूक को एक तलवारबाज के बारे में सुनने की याद आई जो एक अजीबोगरीब तकनीक का इस्तेमाल करता था, और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे खुशी है कि वे पहले से ही परिचित थे। फिर उसने उसे बताया कि आज से रैनसन उसका कनिष्ठ होगा और उसके वरिष्ठ होने के नाते उसे अच्छी तरह से मार्गदर्शन करे। रात अविश्वास से उसे घूर रही थी, उसके अपने कनिष्ठ होने के विचार पर सवाल उठा रही थी। ड्यूक ने दृढ़ता से समझाया कि उसने रैनसन को अपना शिष्य बना लिया है, लेकिन उसकी हाल की व्यस्तता को देखते हुए इस बीच उसे प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। यह कहकर ड्यूक ने यह कहते हुए माफी मांगी कि उसे महल के अंदर जादूगरों से कुछ बातें करनी हैं। रैनसन को इस स्थिति पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे यहाँ फिर से उसे मिलना चाहिए, और वह पहले से ही ड्यूक की शिष्या थी। यह उसे बहुत अच्छा लग रहा था। संयोग से परे वह उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और उनके पुनर्मिलन पर अपनी खुशी व्यक्त की, लेकिन उसने उसे अचानक बीच में ही रोक दिया और पूछा कि वह क्या सोच रहा है। उसने उसे डांटा और पूछा कि क्या किसी वरिष्ठ का अभिवादन इसी तरह करना चाहिए। रैनसन उसके सख्त लहजे से अचंभित रह गया। उसने गंभीरता से कहा कि अब तक उसने जो भी जीवन जिया हो, इस क्षण से आगे वे दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं और बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने उससे पूछा कि क्या वह गलत थी। उसके पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वह सही थी। उसने आगे कहा, यह समझाते हुए कि अपने मालिक को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए उन्हें हर काम में सावधानी बरतनी चाहिए। उसने जोर देकर कहा कि उनका रूप और आचरण हमेशा बेदाग होना चाहिए। फिर उसने उसकी कड़ी जांच की, पूछा कि उसने आखिरी बार अपने जूते कब पॉलिश किए थे, उसकी चोगा टेढ़ी होने की ओर इशारा किया और उसके बिखरे बालों की आलोचना की। अंत में उसने कहा कि इतना अव्यवस्थित दिखना उसे किसी डाकू से अलग नहीं बनाता। जब रैनसन की नज़र उसके बालों पर पड़ी तो वह क्रोधित हो गई। वह उसे घूर क्यों रहा था, यह जानने की कोशिश कर रहा था। रैनसन ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, यह सोचकर कि वह अपने बालों से उसे इस तरह कैसे डांट सकती है। उसका हाथ सहज ही उसके बालों को छू गया और वह शर्म से लाल हो गई। घबराकर वह मुड़ी और भाग गई। आसपास खड़े दूसरे शूरवीरों ने फुसफुसाकर कहा कि वह हमेशा दूसरों की गलतियां निकालती रहती है, जिससे रैनसन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। बाद में प्रशिक्षण मैदान पर शूरवीरों ने औपचारिक रूप से अपना परिचय ओडेन सीरम के रूप में दिया। उसने बताया कि वह ग्रैंड की एक शूरवीर है, ड्यूक की निजी रक्षक और होराइजन नाइट दस्ते की एक सदस्य। उसने स्वीकार किया कि रैनसन शायद पहले से ही उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसे याद दिलाया कि उनके गुरु ने कहा था कि वह अभी अपनी तलवार की ऊर्जा को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकता। उसने कहा कि तलवारबाजी एक ऐसी चीज है जो युद्ध के दौरान ही सीखनी होती है। ओडेन ने अपनी तलवार निकाली और उसे भी ऐसा ही करने का आदेश किया, यह कहते हुए कि अब समय आ गया है कि कोई वरिष्ठ अपने कनिष्ठ को तलवारबाजी की मूल बातें सिखाए। रैनसन को एहसास हुआ कि यही असली वजह थी कि वे यहाँ आए थे। हालांकि उसने जिद की। उसकी चुनौती का उस शर्मिंदगी से कोई लेना देना नहीं था जो उसे पहले झेलनी पड़ी थी, और उसने उसे गलतफहमी न करने के लिए कहा। रैनसन ने कोई तर्क नहीं दिया। उसने चुपचाप अपनी तलवार खींच ली, यह सोचकर कि जब धारें आपस में टकरा रही हों तो बातें करना बेमानी है। ओडेन सीरम धूप से भरे प्रशिक्षण हॉल में खड़ी है। उसकी निगाहें शांत लेकिन एकाग्र हैं। वह कहती है कि रैनसन को गलतफहमी नहीं करनी चाहिए। वह पहले जो हुआ उससे शर्मिंदा होकर तलवार नहीं उठा रही है। वह दृढ़ता से कहती है कि उसे गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। रैनसन जवाब देता है कि यह अच्छा है। अपनी तलवार खींचते हुए ब्लेड को एक तेज बजने वाली आवाज के साथ वह अपना रुख तय करता है और कहता है कि तलवार के आगे शब्द जरूरी नहीं हैं। ओडेन आगे बढ़ती है।
उसकी हरकतें सहज हैं क्योंकि वह समझाती है कि वे सीधे मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। वह कहती है कि इसीलिए उनका ध्यान तलवार की इच्छा शक्ति पर है, उस आत्मा पर जो ब्लेड के भीतर निवास करती है। जैसे ही उसका पैर आगे बढ़ता है, उसकी तलवार चमक उठती है और वह कहती है कि उस इच्छा शक्ति का केवल एक ही उद्देश्य है, काटना। वार हवा में इतनी तेजी से सीटी बजाता है कि सब धुंधला हो जाता है। रैनसन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उनका ब्लेड टकराते हैं, स्टील स्टील से टकराता है। उनके नीचे जमीन कांपती है और चिंगारियां बिखरती हैं। उनकी तलवारें दबती और फिसलती हैं। स्टील की फुफकार के बीच उदिन आगे कहता है कि माना केवल इच्छा शक्ति के जवाब में इकट्ठा होता है। रैनसन को अपनी पकड़ में कुछ अजीब सा महसूस होता है और कहता है कि यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया है। वे फिर से सेट हो जाते हैं, ब्लेड फिर से एक दर्पण जैसे क्रॉस में तैयार हो जाते हैं। उदिन फिर कहता है कि माना को सीधे नियंत्रित करने में सक्षम होना वास्तव में एक फायदा होगा, लेकिन उसे याद रखना होगा कि डोमेन नींव है जबकि माना सिर्फ छत है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि नींव हमेशा पहले आनी चाहिए। अपनी तलवार नीचे करते हुए उदिन एक उंगली उठाती है मानो अगले पाठ की ओर इशारा कर रही हो। वह कहती है कि अब उसे तलवार की आभा उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। रैनसम सिर हिलाता है और कहता है कि वह समझ गया है। वह अपनी सांसों का अध्ययन करता है और उसकी तलवार के किनारे पर हल्की रोशनी झिलमिलाने लगती है। उदिन हाथ जोड़े होठों पर एक विचारपूर्ण गुनगुनाहट के साथ चमक का अध्ययन करती है। एक क्षण बाद वह मुड़ती है, एक और तलवार निकालती है और वापस लौट जाती है। उसे सौंप दो। वह कहती है कि इस बार उसे इस ब्लेड से तलवार की आभा उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। रैनसन नया हथियार निकालता है और एक सहज सहज झटके से उसका संतुलन परखता है। स्टील धीमी गूंजता है, हवा उसके चारों ओर लहराती है। वह अकड़ जाता है और कंपन करती धार को देखता है और कहता है कि कुछ अजीब हो रहा है। तलवार उसके हाथों में बजती रहती है। उसकी प्रतिध्वनि गहरी होती जाती है मानो वह उसके इरादे को समझ रही हो। उदिन सिर हिलाता है और कहता है कि जैसा उसने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ। वह बताती है कि तलवार की आभा उभरती है तलवार की आत्मा की शक्ति से, यानी ब्लेड जितना महीन होगा, अंदर की आत्मा उतनी ही प्रबल होगी। वह कहती है कि वह तलवार की आभा इतनी आसानी से इसलिए खींच पाया क्योंकि उस हथियार की आत्मा असाधारण है। कुछ देर शांत होकर देखने के बाद उडेन कहता है कि उसका वर्तमान स्तर एक निम्न विशेषज्ञ का है, मुश्किल से प्रवेश स्तर पर। रैनसन आश्चर्य से प्रतिक्रिया करता है और कहता है कि वह केवल निम्न श्रेणी का है, लगभग प्रवेश स्तर का। उडेन समझाता है कि यह निम्न श्रेणी तलवार को पढ़ने का वह चरण है जहां कोई तलवार के हृदय को महसूस करना शुरू कर देता है और उसके द्वारा प्रकट किए गए मार्ग का अनुसरण करता है। वह यह कहकर समाप्त करती है कि उसका पहला कार्य किसी भी धार से, केवल श्रेष्ठ धार से ही नहीं, तलवार की आभा निकालना सीखना है। रैनसन अपनी पकड़ मजबूत करता है। दृढ़ निश्चय उसकी आंखों में कठोर हो जाता है और कहता है कि अच्छा, वह रात भर प्रशिक्षण लेगा। सुबह की रोशनी आंगन में फैल जाती है। इस बार एक आवाज उसका नाम और करीब से पुकारती है। वह ठंडी पत्थर की जमीन पर पलकें झपकाकर जाग जाता है। उडेन अपने हाथों को कमर पर रखकर उसके ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है कि यह नहीं हो सकता। शायद वह वही हो जिसे वह बिस्तर समझता है। वह तीखी आवाज में कहती है कि उसने उसे सही रूपरंग बनाए रखने और सावधानी से व्यवहार करने के लिए कहा था ताकि उनके मालिक की प्रतिष्ठा धूमिल न हो। फिर वह जानना चाहती है कि उसने अभी भी वही कपड़े क्यों पहने हैं जो कल पहने थे। रैनसम खड़ा होता है, खुद पर से धूल झाड़ता है और कहता है कि उसे नींद नहीं आए। वह चुपचाप अपनी तलवार खींच लेता है। उसकी आंखें केंद्रित हो जाती हैं। आभा ब्लेड में भर जाती है। एक चमकीला नीला चाप एक व्यापक झटके के साथ बाहर की ओर फूटता है। दबाव से जमीन हिलती है। उडेन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह कहती है कि वह कल ऐसा नहीं कर सका। यह कैसे संभव है? रैनसन बस इतना जवाब देता है कि उसने पूरी रात अभ्यास किया। उडेन अविश्वास में अपना सिर हिलाती है और कहती है कि अभ्यास के बावजूद कोई भी इतनी जल्दी नहीं सुधरता, यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली भी नहीं। उन्हें कम से कम एक हफ्ता लगता है। फिर वह खुद को संभालती है और कहती है कि खैर, यह अच्छी प्रगति है
और घोषणा करती है कि वे सीधे उन्नत चरण में आगे बढ़ेंगे। रैनसन उसकी नज़रों से मिलता है और हाँ कहता है, जारी रखने का अनुरोध करता है। उसे वरिष्ठ कहता है। वे तुरंत भिड़ जाते हैं। रैनसम की तलवार की आभा नीले अर्धचंद्र में चमकती है, जबकि उडेंस एक सुनहरे जहाज में उससे मिलता है। जुड़वा लहरें टकराते ही फट जाती हैं, प्रकाश बिखेरती हैं। वह धुंध में आगे बढ़ता है। उनकी तलवारें फिर से एक जोरदार दरार के साथ टकराती हैं। चिंगारियां उछलती हैं क्योंकि दोनों अपनी शक्ति और सटीकता का परीक्षण करते हैं। रैनसन जोर से दबाता है। उसका ब्लेड एक और नीले अर्धचंद्र को छूता है। उड का सामना सोने से होता है। उनकी आभाएं जमीन पर जुड़वा निशानों में कटती हैं। किनारे से दर्शक फुसफुसाते हैं। एक कहता है कि यह सच नहीं हो सकता। दूसरा कहता है कि वह असल में पीछे धकेला जा रहा है। और तीसरा कहता है कि वह अब अपनी तलवार को आराम देने की भी कोशिश कर रही है। ओडेन अपने पैर जमाती है। उसकी तलवार चकाचौंध कर देने वाली गति से बाहर निकलती है और जैसे जैसे वह पास आती है, उसकी हरकतों पर चांदी जैसी सफ़ेद छवियां छा जाती हैं। रैनसन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसकी कनपटी पर पसीना चमक उठता है जैसे ही उसकी तलवार बिजली की तरह सटीकता से उसके पास आकर रुकती है। वह कहता है कि उसकी गति अविश्वसनीय है। वह अपना हथियार नीचे करती है और कहती है कि वह एक उच्च विशेषज्ञ के स्तर पर पहुंच गई है। तलवार आराम की अवस्था प्राप्त करने के बाद जहां तलवार अपने आप चलती है, रैनसन मन ही मन सोचता है कि क्या सचमुच ऐसी कोई अवस्था होती है जहां ब्लेड सोच से पहले काम करता है। ओडेन सीधा होकर कहती है कि 2 हफ्तों में एक एक्सचेंज मीट होगी जहां तुम्हारा मुकाबला एक प्रत्यक्ष शिष्य से होगा। वह कहती है कि सबकी नज़रें उस पर होंगी, रैनसन वैनलॉन पर, जो आर्चड्यूक लेथॉन का नवचयनित शिष्य है। वह उसे शांत लेकिन दृढ़ दृष्टि से देखती है। वह कहती है कि इसका मतलब है कि उसे उससे पहले कम से कम एक स्तर और आगे बढ़ना होगा। रैनसन मंद मंद मुस्कुराती है और जवाब देती है कि जैसी उम्मीद थी, चीज़ें वैसी ही हो रही हैं। दिलचस्प। पूरे हॉल में कदमों की आहट गूंजती है। एक कर्कश आवाज़ जीभ चटकाती है और बुदबुदाती है, लानत है लियोन पर। आवाज़ आगे कहती है कि पहले उसने एक अनाथ लड़की को अपने यहाँ रखा और अब एक अनाम आवारा को। वही आदमी यह सोचकर मजाक उड़ाता है कि आर्चड्यूक ऐसे बेकार आवारा लोगों को अपने शिष्यों के रूप में रखेगा। वह आकृति दिखाई देती है और नाम प्रकट होता है, काशीदिगियर सेल्सियस। काशीदिगियर सेल्सियस हॉल से बाहर निकलता है। उसके जूते पत्थर से जोर से टकराते हैं और कहता है कि यह बेतुका है कि आर्चड्यूक ऐसे बेकार आवारा लोगों को अपने यहाँ रखेगा। शेय आंगन की ओर बढ़ते हुए वह गर्व से अपना परिचय देता है और आगे कहता है कि अगर आर्चड्यूक का निर्णय सचमुच इतना गिर गया है तो उसे ही मुखिया का पद मिलना चाहिए था। यूडेन अपनी आवाज़ ऊंची करती है और कहती है कि उसके साथी शिष्य को उसके शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, उसे याद दिलाते हुए कि कई आंखें उसे देख रही हैं। काशीगियर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता है जब वह झट से जवाब देता है कि वह उसे अब क्या उपदेश दे रही है। वह कड़वाहट से कहता है कि सिर्फ लेथॉन ने उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, इसलिए वह पहले से ही ऐसा व्यवहार कर रही है मानो वह सदन का नेतृत्व करता है। वह जहरीले अंदाज में कहता रहता है कि लेथॉन ने एक सड़क पर रहने वाले अनाथ को, जो गटर में भूखा मर जाता, ले लिया और उनसे कुछ बनवाया। फिर भी वे कृतज्ञता तक नहीं जता सकते। वह कहता है कि इतने दयनीय चरित्र के साथ उन्हें कम से कम गरिमा के साथ पद छोड़ देना चाहिए, और फिर व्यंग्य करता है कि वे किसी उच्च विशेषज्ञ के स्तर के भी नहीं हैं। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने सुना है कि नया वाला बस एक निम्न विशेषज्ञ है और उन्हें सचमुच दयनीय समूह कहता है। वह उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाता है और जो कुछ भी कहता है उससे पहले मांग करता है कि वह विरासत का खजाना बाहर ले आओ, जिसके बारे में उसका दावा है कि लेयन ने चुराया था, ताकि वह खुद देख सके कि यह कितना महान माना जाता है। ओडेन सीधा होकर दृढ़ता से कहता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, कि यह खजाना बेतहाशा दिखावा करने की चीज़ नहीं है। काशीगिर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह भड़क उठता है और कहता है कि वह उसे फिर से उपदेश देने की कोशिश कर रही है। रैनसन चुपचाप देखता रहता है, सोचता है कि शायद आर्चड्यूक में सचमुच एक मानवीय पक्ष है अगर वह ऐसे किसी व्यक्ति को अपने पास रखता है। वह आगे बढ़ता है
और उसे सहशिष्य कहकर संबोधित करता है और कहता है कि अगर काशीगीर अपनी बात साबित करना चाहता है, वे परख सकते हैं कि उनके गुरु का फैसला सही है या नहीं। काशीगीर ने तेजी से ऊपर देखा और कुछ ऐसा कहा जिससे रैनसन चौंक गया। रैनसन ने आगे कहा कि अगर उसकी तलवारबाजी उतनी ही अयोग्य है जितनी बताई जा रही है, तो द्वंद्व युद्ध से यह साफ हो जाएगा, और अगर वह हार गया तो क्या इससे काशीगीर की बात पुष्ट नहीं होगी। उडेन ने घबराकर उसका नाम पुकारा, लेकिन काशीगीर ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा कि यह कितना अहंकारी सवाल है कि एक ऐसे लड़के से जो मुश्किल से शिष्य बनने लायक है, कौन लड़ने की जहमत उठाएगा। रैनसन का मुंह टेढ़ा हो गया। हल्की सी मुस्कान के साथ वह कहता है कि यह आसान है। काशीगिर उन तथाकथित परिष्कृत कौशलों से उसे हराकर सबको चुप करा सकता है। काशीगिर का जबड़ा कस जाता है। वह मुट्ठियां भींच लेता है और हाँ में गुर्राते हुए उसे एक बदतमीज बदमाश कहता है और कहता है कि वे देखेंगे कि उसका अहंकार कब तक चलता है। वह अपनी एड़ी घुमाता है और चुपचाप यह कहते हुए चला जाता है कि वे जल्द ही देख लेंगे। उडेन घबराए हुए रैनसन का सामना करता है और कहता है कि यह गंभीर समस्या है, यह समझाते हुए कि वह शिष्य तुच्छ और प्रतिशोधी है और कौन जाने वह क्या क्या योजनाएं बनाए। एक्सचेंज मीट। रैनसन दर्शकों की ओर देखती है जो अभी भी हंस रहे थे और कहती है कि क्या अब उनकी हंसी बंद हो गई है। उदिन अजीब तरह से अपना गला साफ करती है और कहती है कि जो पहले हुआ वह एक गलती थी। वह समान रूप से जवाब देता है कि सब ठीक है और कहता है कि काशीगीर चाहे कोई भी चाल चले वे उसे हरा देंगे। उदिन सांस छोड़ता है और कहता है बहुत अच्छा, फिर आगे कहता है कि उन्हें प्रशिक्षण फिर से शुरू करना चाहिए। नाइट अकादमी के मैदान में बैठ जाती है। रैनसन को एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है और वह धीरे से उदिन का नाम अनिश्चित बताती है। वह एक नीची चट्टान के पास खड़ी हो जाती है, एक चट्टान के बाहर तारों की रोशनी में उसकी आकृति, और कहती है कि वह भी आज रात प्रशिक्षण के लिए बाहर आया है। वह थोड़ा चौंका और हाँ कहने से पहले पूछा कि क्या वह तारों को देख रही है। फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने बहुत लापरवाही से बात की थी। वह बगल से देखती है और सोच में पड़कर गुनगुनाते हुए पूछती है कि क्या वह भी देखना चाहता है। वह हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या वह उसे इतनी अनौपचारिकता से बात करने के लिए डांटेगी नहीं। वह अपना सिर हिलाती है और कहती है कि आसपास कोई नहीं है, और यह भी कहती है कि उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए वह उसे इसके लिए नहीं डांटेगी। वह धीरे से ओह कहता है। फिर वह कहती है कि वह उसे पहले ही बताना चाहती थी कि वह सचमुच उसकी आभारी है कि उसने उसे और बच्चों को बचाया। वह हल्के से मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वह इतनी आभारी है तो उसे अकेले में सम्मानसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वह उसका जीवन रक्षक है। और वह यह भी जोड़ता है कि वह उससे 3 साल बड़ा है, जैसा कि वह जानती है। फिर चिढ़ाते हुए लहजे में वह कहता है कि एक जूनियर का सम्मानसूचक शब्दों का इस्तेमाल करना अजीब लगता है। वह विषय को टाल देता है और पूछता है कि क्या उसे तारे देखना पसंद है। वह जवाब देती है कि न केवल तारे बल्कि उसे भी 13 संरक्षक तारों को देखने में आनंद आता है। वह उत्सुकता से दोहराता है कि 13 संरक्षक तारे। वह चमकते आकाश की ओर देखती है और बताती है कि सभी तारे गति करते हैं सिवाय 13 के जो स्थिर रहते हैं, कभी अपनी स्थिति नहीं बदलते। वह कहती है कि इनका नाम दिव्य संरक्षकों 13 संरक्षकों के नाम पर रखा गया है। रैनसन भी आकाश को देख रहा है और पूछता है कि उसे ये इतने पसंद क्यों हैं। वह एक चमकीले तारे की ओर इशारा करती है और कहती है कि वह हिवर है, ज्ञान की देरी। वह बताती है कि यहाँ हिवर सीधे सिर के ऊपर चमकता है और ऐसा कहीं और नहीं है। वह कहती है कि जब वह छोटी थी तो उसे नहीं पता था कि वह कहाँ की है, लेकिन जब उसने उस तारे को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसे वही होना चाहिए था। वह निष्कर्ष निकालती है कि यही कारण है कि उसे 13 संरक्षकों को देखना पसंद है। उडेन उठता है और कहता है कि उसे जाना चाहिए क्योंकि उसे एक्सचेंज मीट के लिए विशेष व्याख्यान तैयार करना है। रैनसन उसे पीछे हटते हुए देखता है और सोचता है कि वह शर्मिंदगी के कारण भाग रही है। भोर में उडेन अखाड़े के विशाल द्वार के सामने रुकता है और पूछता है कि क्या वह तैयार है। रैनसन जवाब देता है कि हाँ, वह तैयार है। साथ में
वे बाहर निकलते हैं। लोगों से भरे आंगन में रैनसन ने अकादमी की वर्दियों की कतारों पर नजर डाली और सोचा कि दर्शकों की संख्या उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा है। भीड़ में से उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। कुछ लोग कह रहे थे कि वह आचार्य का प्रत्यक्ष शिष्य है और इसे स्वीकार करना कठिन है, जबकि कुछ बुदबुदा रहे थे कि वे खुद देखेंगे। रैनसन उनके चेहरों को देखता है और सोचता है कि वे सब उसे फाड़ डालने को तैयार दिख रहे हैं। वह मन ही मन सोचता है कि यह बात सही है। कोई नहीं चाहता कि उसकी अकादमिक स्थिति खतरे में पड़े, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे नाराज हैं। बस एक प्रशिक्षक केंद्र में आता है और घोषणा करता है कि आदान प्रदान प्रतियोगिता की शुरुआत के लिए अब मैत्रीपूर्ण मुकाबले शुरू होंगे। रैनसन खुद को संभालता है, तभी एक चौड़े कंधों वाला तलवारबाज आगे आता है। उसकी तलवार पहले से ही खींची हुई है। वह व्यक्ति कहता है कि उसे नहीं पता कि आचार्य ने रैनसन को अपना प्रत्यक्ष शिष्य क्यों चुना, लेकिन यह जल्द ही बदल जाएगा। वह उसे हराकर उस उपाधि पर कब्जा कर लेगा। रैनसन एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी तलवार नीचे करता है और कहता है कि कभी भी, फिर अपना रुख बदलता है और धीरे से दोहराता है कि जब भी दोनों आपस में भिड़ेंगे। रैनसन का पहला वार उस आदमी के सुरक्षा कवच को भेदता है और जमीन पर एक जोरदार झटका लगता है। स्टील जोर से चीखता और झुकता है। वह आदमी लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता है और अविश्वास से कहता है कि यह कैसी शक्ति है। रैनसन एक सहज गति से वार करता है। उसका अगला वार उस आदमी की तलवार पर जोर से पड़ता है, जिससे तलवार एक नुकीली दरार के साथ फट जाती है जो ब्लेड तक पहुंच जाती है। चुनौती देने वाला व्यक्ति क्षति को देखता है, कांपता है, क्योंकि रैनसन का वेग अगले सटीक विनाशकारी प्रहार में बदल जाता है। पस्त प्रतिद्वंद्वी अविश्वास से घूर रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गई हैं और उसका मुंह कांप रहा है, क्योंकि वह हकलाते हुए कह रहा है कि वह जा रहा है। रैनसन की निगाहें तेज हो जाती हैं। उसकी अभिव्यक्ति शांत एकाग्रता के साथ स्थिर हो जाती है, क्योंकि वह एक सर्पिल वार आगे बढ़ाता है। दबाव में उस आदमी का पैर लड़खड़ा जाता है। उसके जूते जमीन पर जोर से रगड़ खाते हैं और एक धड़कन बाद टूटे हुए स्टील के टुकड़े उसके चारों ओर कठोर धातु की बारिश में बिखर जाते हैं। उडेन परिणाम देखती है। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठती हैं। काशीगी सेल्सियस किनारे पर अड़िग खड़ी है। भीड़ में उसका जबड़ा कस गया। रैनसन अपनी तलवार नीचे करता है और कहता है कि अगले को आगे आना चाहिए। जुडेन को लगता है कि उसे उम्मीद थी कि वह जल्दी सुधर जाएगा। आखिरकार वह मुश्किल से 2 हफ्तों में निचले विशेषज्ञ से मध्यम स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन इस हद तक नहीं। वह मन ही मन देखती है कि इसके अलावा उसने अपने ब्लेड के जरिए मन को प्रवाहित करना भी सीख लिया है। रैनसन जोर से दोहराता है कि अगले को आगे आना चाहिए। एक और प्रतिद्वंद्वी आगे बढ़ता है। उसकी आभा नीली हो जाती है और एक पल में वह आदमी गिर जाता है। रैनसन फिर कहता है, अगले और अधिक चुनौती देने वाले आते हैं। प्रत्येक को एक और स्पष्ट निर्णायक प्रहार से मारा जाता है। हर बार वह सीधा होता है और कहता है कि अगला। दर्शकों में अविश्वास में फुसफुसाहट उठती है। कुछ कहते हैं कि वह फिर से जीत गया। अन्य उसे बेहद मजबूत कहते हैं, जबकि कोई पूछता है कि उसने लगातार कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। अब काशीगर की अभिव्यक्ति प्रत्येक शब्द के साथ और अधिक गहरी हो जाती है। वह मौन क्रोध से उबलता हुआ मुड़ जाता है। रैनसन यह सोचकर देवताओं की ओर देखता है कि ये सभी प्रतिद्वंद्वी हैं जिन्हें उनके स्वामी ने उसके लिए व्यवस्थित किया है। वह सोचता है कि यह थोड़ा निराशाजनक है। वह अपना कंधा घुमाता है, एक बार सांस छोड़ता है और सोचता है कि अंतिम मुकाबला शुरू होने वाला है। आखिरी प्रतिद्वंद्वी आगे बढ़ता है। एक नकाबपोश युवक। उसकी पकड़ कांप रही है और उसकी तलवार के चारों ओर एक हल्की आभा झिलमिला रही है। युवक चिल्लाता है कि वह तैयार है। रैनसन तैयार हो जाता है। आभा भड़क उठती है। उनके ब्लेड टकराने की गर्जना के साथ टकराते हैं। नीले रंग की एक लहर हवा में चीरती हुई जाती है। नकाबपोश व्यक्ति फर्श पर जोर से टकराता है। उसकी तलवार उछलकर छूट जाती है। रैनसन उसे नीचे देखता है और सोचता है कि वह अभी भी वैसा ही दिखता है। जवान। शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर लिया। लड़के के हाथ कांप रहे हैं क्योंकि वह खुद को सीधा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखें हुड के नीचे छिपी हुई हैं। उसके कंधे कांप रहे हैं, लेकिन वह अपना रुख स्थिर करता है। रैनसन को गहरा प्रणाम करता है और फिर बिना कुछ कहे मैदान से तेजी से निकल जाता है।
रैनसन उसे जाते हुए देखता है। उसकी तलवार बगल में झुकी हुई है। उसके चेहरे पर एक शांत संतुष्टि का भाव है। बाद में अकादमी के कांच के गुंबददार हॉल के नीचे खाने से मेज़ें भर जाती हैं और बातचीत की गूंज हवा में गूंजती है। उदिन की मेहमान कहती है कि वह बस खुशी है कि मुकाबला बिना किसी बड़ी घटना के खत्म हो गया, और रैनसन भी इसे खुशकिस्मती मानते हैं। रैनसन के बगल में सफ़ेद रंग की औपचारिक वर्दी पहने उदिन कहते हैं कि अब बस स्नातक भोज को ठीक से पूरा करना बाकी है, और पूछते हैं कि कोई कमी तो नहीं रह गई है ना? रैनसन उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि उनकी पोशाक में कोई कमी नहीं है। उदिन गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि स्नातक समारोह के लिए इस स्तर की औपचारिकता न्यूनतम है, और आगे कहते हैं कि उन्हें नोट्स लेने चाहिए। वह रुकते हैं, उनकी आंखें झपक रही हैं नीचे की ओर, और तीखी आवाज में कहता है, रुको, उसने ट्रेनिंग शूज क्यों पहने हैं? शर्मिंदा होकर वह लाल चेहरे के साथ जल्दी से चली जाती है। रैनसन मन ही मन सोचता है कि कुछ चीजें उसके साथ कभी नहीं बदलती, और फिर सोचता है कि यह सोचना अजीब है कि उसे यहाँ आए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। वह सोचता है कि अगर फीकी किताबों से समय के साथ फिर से नहीं खींचती, तो इसका मतलब जरूर है कि इस आदान प्रदान समारोह में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। थोड़ी देर रुकने के बाद वह खुद से कहता है कि शायद वह बस बहुत ज्यादा सोच रहा था। एक धीमी आवाज उसका नाम पुकारती है, सर रैनसन। वह मुड़कर देखता है कि पहले वाला हुड वाला युवक अजीब तरह से झुक रहा है। लड़का अपना परिचय मिलोहियान के रूप में देता है और कहता है कि उसे फिर से देखना सम्मान की बात है। रैनसन पहचानते हुए पलकें झपकाता है और कहता है कि तो यह वही पहले वाला बच्चा है। मिलो उत्सुकता से सिर हिलाता है और अचानक कहता है कि सर रैनसन कमाल के हैं। रैनसन असमंजस में अपना सिर झुकाता है और कहता है कि क्या? मिलो जल्दी से आगे कहता है कि वह रैनसन के आत्मविश्वास और शक्ति से पूरी तरह मोहित हो गया था, और अब उसकी अद्भुत बनावट के कारण और उससे लड़ना उसके लिए सचमुच सम्मान की बात थी। रैनसन शर्मिंदगी से अपनी गर्दन रगड़ता है और कहता है, अरे शुक्रिया, जबकि उसे लगता है कि इतनी प्रशंसा थोड़ी ज्यादा लग रही है। मिलो खुश हो जाता है और कहता है कि उसकी बनावट भी वाकई अनोखी है। फिर अपना हुड नीचे खींचता है और नुकीले कान दिखाता है। वह कहता है कि वह आधा एल्फ है। रैनसन एक पल के लिए घूरता है और सोचता है कि आखिर एल्फ होते भी हैं। मिलो उत्साह से आगे कहता है कि इंसान, खैर वह भी इंसान है, लेकिन वैसे भी ज्यादातर लोग तलवारों वाली आत्माओं से आसानी से संवाद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तलवारों जैसी गढ़ी हुई चीज़ों से जुड़ी आत्माओं से जुड़ना मुश्किल है। वह कहता है कि उसका सपना रैनसन जैसा बनना है, एक ऐसा व्यक्ति जो तलवारों वाली आत्माओं और तात्विक आत्माओं दोनों के साथ खुलकर काम कर सके। रैनसन सोचता है कि वह कुछ खास भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मिलो बात करता है, वह किसी न किसी वजह से अपने छात्रों के बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे, लेकिन आखिरकार वह कहता है कि अगर मिलो कड़ी मेहनत करे तो वह जरूर उस लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। मिलो दृढ़ता से सिर हिलाता है और कहता है कि एक नई प्रक्रिया की बदौलत तलवार की आत्माओं से जुड़ना हाल ही में आसान हो गया है। रैनसन भौहें चढ़ाकर पूछता है, सच में? मिलो समझाता है कि इस प्रक्रिया से न सिर्फ संवाद बेहतर होता है, बल्कि तलवारबाजी की क्षमता भी बढ़ती है। यही वजह है कि आजकल हर कोई लोकप्रिय व्यक्ति इसे करवा रहा है। रैनसन थोड़ा भौंचक्का हो जाता है और सोचता है कि यह संदिग्ध लग रहा है, लगभग किसी तरह के डोपिंग के चलन जैसा। तभी कांच के गुंबद से एक हल्की झंकार गूंजती है। मिलो ऊपर देखता है, विस्मय से भरकर कहता है कि यह शुरू हो रहा है। रैनसन पूछता है कि उसका क्या मतलब है। मिलो आसमान की ओर उंगली उठाता है और कहता है कि साइकेडेलिक चांद दिखाई दिया है। यह महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देता है, और कहता है कि इसे साक्षात देखना अद्भुत है। रैनसन उसकी निगाहों का अनुसरण करता है। त्रिकोणीय प्रिज्मीय चांद बादलों के बीच तैरता है, उसकी चमक रंगों में बदलती रहती है। वह कहता है कि यही वह सुंदरता है जिसे वह सुंदर कहता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, एक तीखी चीख हॉल में गूंजती है। एक आवाज दहशत से चीख रही है। रैनसन का सिर आवाज की ओर तेजी से बढ़ता है। उसकी सहज प्रवृत्ति भड़क उठती है जब कोई तेजी से कहता है, अरे तुम्हें क्या हुआ है? बैंक्वेट हॉल में अफरा तफरी मच जाती है जब एक मेहमान जोर से रैंठ कर जमीन पर गिर पड़ता है।
रैनसन ठिठक जाता है, उसकी सहज प्रवृत्ति उमड़ पड़ती है और कहता है, क्या हुआ? उस आदमी की चीख संगीत को ब्लेड की तरह चीरती है। कुछ ही क्षणों में दूसरे लोग दुबले हो जाते हैं, उनके शरीर ऐंठ जाते हैं और हड्डियां बुरी तरह टूट जाती हैं। बेस्टेल की दहाड़ झुमरों के नीचे गूंजती है क्योंकि कई मेहमान रूप रंग बदलते हैं। लाल आंखों वाले लाइकेंथ्रोप में उनके सूट काले फर और मांसपेशियों के नीचे फट रहे थे। रैनसन दांत पीसता है और जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, और जोर से सोचता है कि क्या यही वह है जिसके बारे में भाग्य की किताब उसे चेतावनी दे रही थी। मिलो लड़खड़ाते हुए उससे टकराता है, पीला और कांपता हुआ, हाँफते हुए कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। रैनसन के हिलने डुलने से पहले ही मिलो की बाहों और चेहरे पर काले फर के निशान उभर आते हैं। रैनसन घबराहट में उसका नाम पुकारता है। आधा रूपांतरित मिलो उसे कांपती आंखों से देखता है और कमजोरी से पूछता है कि क्या वह सब ठीक हो जाएगा। रैनसन फिर से अपना नाम पुकारता है और उससे नियंत्रण में रहने और उससे लड़ने की विनती करता है, लेकिन मिलो का बनता हुआ थूथन बीच में ही मुड़ जाता है और वह आखिरी बार रैनसन का नाम लेता है और हकलाते हुए कहता है कि वह शूरवीर बनना चाहता था। उसका वाक्य एक अमानवीय दहाड़ के साथ समाप्त होता है जब एक और वेयरवुल्फ झपट्टा मारता है, अपने पंजे रैनसन के गले की ओर चमकाता है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, मिलो उस जानवर पर झपट पड़ता है। रैनसन से दूर लुढ़कने के बाद वह वेयरवुल्फ को काट लेता है। रैनसन के पीछे एक और वेयरवुल्फ प्रकट होता है। खतरे को भांपते हुए वह पलट जाता है। रैनसन सीधे हमले का सामना करता है। उसकी आभा नीले रंग की हो जाती है क्योंकि उसका ब्लेड एक चकाचौंध कर देने वाले चाप में कट जाता है। जैसे ही स्टील पंजे से टकराता है, चिंगारियां फूटती हैं, लेकिन जब वह जवाबी हमला करता है तब भी उसका चेहरा अविश्वास और गुस्से से तमतमा उठता है। वह चिल्लाता है कि उसके वार कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसके वार वैसे नहीं लग रहे हैं जैसे लगने चाहिए। हर वार का कोई खास असर नहीं होता और निराशा उसके गले से फूट पड़ती है जब वह फिर से चिल्लाता है कि उसके वार काम नहीं कर रहे हैं। उडेन के गोता लगाते ही उनके बीच सुनहरी रोशनी की एक लकीर कट जाती है। उसकी तलवार फट रही है। एक और जानवर के जरिए वह तेजी से उसका नाम पुकारती है और उसे खुद को काबू में करने का आदेश देती है। वह कहती है कि अगर वे अभी नहीं हटे तो दोनों मर जाएंगे, और वह बाहर निकलने की ओर जोर से इशारा करती है। रैनसन विरोध करता है, चिल्लाता है कि वे मिलो को यूं ही पीछे नहीं छोड़ सकते, लेकिन उडेन एक और वेयरवुल्फ को एक तेज वार से पीछे धकेल देता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। रैनसन अपनी सांसें संभालता है, उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है। वह कहता है कि ठीक है, वह समझ गया है और उन्हें बाहर निकलना होगा। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वह आगे कहती है कि ये जानवर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और वह उनके सिरों पर निशाना साधेगी जबकि वह उनके पंजों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उदिन एक और हमलावर जानवर पर वार करता है और कहता है कि वे बहुत तेज चलते हैं, फिर उससे आंखें मिलाता है और उग्रता से कहता है कि वह इससे निपट सकता है, और वह भी। झुंड इकट्ठा हो जाता है, गुर्राता है और चक्कर लगाता है। रैनसन तब तक मन को खींचता है जब तक कि उसकी तलवार और त्वचा पर नीली आग की लहरें नहीं उठती। नीचे झुककर वह आगे बढ़ता है। उसका ब्लेड एक शानदार चाप बनाते हुए गाता है, एक ही झटके में एक झपट्टा मारते हुए वेयरवुल्फ को चीरता हुआ। उसके बगल में उदिन की सुनहरी तलवार की रोशनी बिजली की तरह चमकती है और एक और प्राणी को साफ साफ काट देती है। हर तरफ से और भी लोग टकराते हैं। रैनसन घूमता है, शुद्ध नीली ऊर्जा का एक विस्तृत अर्धचंद्राकार गोला छोड़ता है जो गलियारे को उड़ा देता है। शॉकवेव जानवरों को तितर-बितर कर देती है, जिससे कीमती सेकंड में जाते हैं। उदिन उस दरार से तेजी से निकलती है। उसकी तलवार धुंधली सी हिलती है क्योंकि वह आगे का रास्ता साफ करती है। वे संगमरमर के गलियारे से तेजी से गुजरते हैं। हवा खून और धुएं की बदबू से भरी हुई है। उदिन चिल्लाता है। गुफा के ऊपर से उडेन को पता चलता है कि वे लगभग पहुंच ही गए हैं और बाहर निकलकर वे शूरवीरों के साथ फिर से इकट्ठा हो सकते हैं। वह आगे कहती है कि ये जीव स्पष्ट रूप से अपने स्वामी द्वारा लाए गए खजाने की तलाश में हैं और उन्हें इसे अपने हाथों में पड़ने से बचाना होगा। गलियारे के अंत में आंगन के विशाल दोहरे दरवाजे दिखाई देते हैं, लेकिन दो विशालकाय जानवर रास्ता रोके हुए हैं।
उनके पंजे पत्थर के फर्श को रगड़ रहे हैं। उडेन कहता है कि यह आखिरी बाधा है और उन्हें आखिरी बार आगे बढ़ना होगा। रैनसन अचानक एक हाथ उठाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है क्योंकि वह कहता है कि कुछ गड़बड़ है। जानवर आगे नहीं बढ़ते। उनकी आंखें भूख से नहीं बल्कि अजीब बुद्धि से चमकती हैं। और जैसे ही रैनसन देखता है, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। भेड़िए के सिर वाला वह राक्षसी जीव खून से लाल चमक के साथ पीछे हटता है। उसके शरीर से दर्जनों तंतु फूटते हैं जो जीवित चाबुकों की तरह गिरजाघर में वार करते हैं। रैनसन खुद को उस जीव और उडेन के बीच खड़ा कर लेता है, कंधे चौड़े करके, आंखें उस पर गड़ाए हुए। अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि ऐंठते हुए अंध अपने चारों ओर पत्थरों में खाइयां खोदते हैं। कैडेट की नीली आंखें आने वाले तूफान पर टिकी हैं। वह अपनी सुनहरी शक्ति के चाप छोड़ती है जो हवा में चीरते हुए, तंतुओं को चीरते हुए और रक्त को चमकदार धमाकों में बिखेरते हुए आगे बढ़ते हैं। उसे एहसास होता है कि वह तलवार के निलंबन की स्थिति में पहुंच गई है, एक ऐसी दुनिया जहां प्रतिक्रिया समय लगभग शून्य है। वह चिल्लाती है कि जाने का समय हो गया है और वह भी उसी तरह प्रतिक्रिया देता है। साथ मिलकर वे आगे बढ़ते हैं और पास की कुंडलियों को काटते हैं। कटा हुआ मांस पूरे रास्ते में लड़खड़ाता है। जमीन पर मानो अभी भी जिंदा हो छटका रही थी। तंतुओं का एक नया सैलाब उनकी ओर टूट पड़ा। रैनसन अपनी तलवार घुमाता है, अपने सामने एक चमकीला अर्धचंद्र बनाता है और उसे काट डालता है। वह उसे लहर को पीछे हटाने का आदेश देता है। वह पुनर्जीवित अंगों का अध्ययन करता है और बुदबुदाता है कि सिर्फ काटने से काम नहीं चलेगा। उसका विचार अचानक रुक जाता है क्योंकि और भी तंतु उनकी पसलियों की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, वह आगे की ओर उछलती है और तंतुओं का सामना करते हुए उसकी जगह ले लेती है। तंतु उसकी कमर के चारों ओर लिपट जाता है और उसे हवा में ऊपर उठा देता है। रैनसन केवल, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, वह सदमे में ऊपर देखती है। गुस्से से भरकर वह हमला करने की तैयारी करता है। उसकी नज़रें उसकी आंखों से मिलती हैं और इससे पहले कि वह वार कर पाता, एक लता उसे चीर देती है। उसे छुरा घूंघते देखकर वह वही स्तब्ध रह गया। भूत जैसी सटीकता से चलते हुए रैनसन का ब्लेड एक पूर्ण चक्र में घूमता है, नीली ऊर्जा के छल्ले छोड़ता है जो मांस के तूफान को चीरते हैं। हर बार प्रकाश का एक अर्धचंद्र बनाता है जो एक के बाद एक अंग को चीरता जाता है। लाल मांस के टुकड़े उसके तेजी से आगे बढ़ते हुए बिखरते हैं। अराजकता, वह ताकत जुटाता है और वेयरवुल्फ पर आखिरी जोरदार वार करता है। इस प्रहार से वह जानवर दो हिस्सों में बंट जाता है। वह मलबे के बीच खड़ा है, उसकी सांसें लड़खड़ा रही हैं, तलवार नीचे झुकी हुई है, उसके जूतों पर गहरा खून छिड़क रहा है। बिना कुछ कहे रैनसन नरसंहार के बीच आगे बढ़ता है। उसकी तलवार बगल में झुकी हुई है, उसके गुजरते हुए कटे हुए अंग फड़क रहे हैं। आगे वह एक ऊंचा दरवाज़ा खोलता है और उसके चेहरे पर चमकदार सफ़ेद रोशनी पड़ती है। उसके आगे गलियारा खंडहर में पड़ा है। हर जगह मलबा बिखरा है, गतिमान विकृत आकृतियां, हवा भयानक चीखों की गूंज से भरा हुआ। दृश्य विकृत होकर उसकी ओर दौड़ता है और अराजकता में ढह जाता है। वह अपना सिर उठाता है, उसके गाल पर खून की सूखी रेखा पीली रोशनी को पकड़ती है। जैसे ही वह दुस्वप्न जैसा दृश्य देखता है, वह क्षितिज को देखता है जहां रंग बिरंगे स्तंभ आकाश को चीरते हैं। वह सोचता है कि प्रकाश, हाँ वही प्रकाश, सब कुछ का कारण है। तेजी से मुड़ते हुए उसका बूट एक तीखी गूंज के साथ पत्थर से टकराता है। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसके शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है और वह गिर जाता है और फिर एक झिलमिलाहट में फंस जाता है। सरेते, वह तीव्र पीड़ा के साथ सोचता है कि उसने सोचा था कि वह और मजबूत हो गया है, लेकिन मिलो और उदिन को याद करते हुए वह मन ही मन स्वीकार करता है कि वह किसी की भी रक्षा करने में विफल रहा। पथरीली सड़क पर लेटे हुए अचानक एक आवाज़ इतिहास बदलने में विफलता की घोषणा करती है। वह भौहें चढ़ाता है, भ्रमित होता है और सोचता है कि यह महिला आवाज़ किसकी है। आवाज़ जारी रहती है, यह प्रसारित करते हुए कि वह समय को पीछे ले जाने के लिए टूटे हुए कार्य कारण का उपभोग कर रही है, कि यह शक्ति सीमित है, कि अगर यह विफल हो जाती है तो पूर्ण पराजय होती है, और यह उसे शुभकामनाएं देती है।
एक किताब उठती है। फर्श पर उसके पन्ने हरी रोशनी की लहर में खुलते हैं। उसके पन्नों पर चमकती हुई लिपि खुलती है जो दर्ज करती है कि रोज़ारियस कैलेंडर के वर्ष 4673 में 2 नवंबर को साफ आसमान के नीचे गुरु ने पंथ का खजाना छीन लिया और वापस लौट आया। प्रकाश एक फिरोजा प्रतीक, एक अलंकृत पदक में सिमट जाता है जो गहरे पानी में गिरता है। लहरें फैलती हैं, बूंदें धीरे धीरे बजती हैं, फिर एक ऊंची फुहार सन्नाटे को तोड़ती है। दुनिया उजले दोपहर में बदल जाती है। कच्ची सड़क पर घोड़ों के खुरों की खड़खड़ाहट। रैनसम एक बग्घी पर हुड पहने बैठा है, धूप में आंखें सिकोड़ रहा है। उसके बगल में एक दाढ़ी वाला आदमी घोड़ों पर सवार है और उसकी ओर देखते हुए उसका नाम लेकर अभिवादन करता है। वह आदमी बताता है कि उनकी मुलाकात संयोग से हुई थी और उसने रैनसन को अपना शिष्य बना लिया था। रैनसन कुछ देर तक उसके हाथों को देखता है और उसे एहसास होता है कि वह शुरुआत में लौट आया है। वह चुपचाप बैठता है और फिर उस आदमी को गुरु कहकर संबोधित करता है। वह उस ट्रॉफी के बारे में पूछता है जो गुरु वापस लाए थे। वह आदमी जवाब देता है कि यह पंथ का एक अवशेष है। रैनसन की आंखें अंदर ही अंदर सिकुड़ जाती हैं। वह सोचता है कि किसी ऐसे अवशेष ने ही यह सब किया होगा। वह अपने गुरु को चेतावनी देने लगता है कि इसकी वजह से कुछ भयानक होगा, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उसकी बात बीच में ही रोक देता है। गुरु कहते हैं कि जो भी हो यह रैनसेन को भुगतना होगा, उसे नहीं। उलझन में रैनसेन पूछता है कि उसका क्या मतलब है। गुरु स्वीकार करते हैं कि उन्हें नहीं पता, बस इतना कहते हैं कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है। फिर लगभग धीरे से वह उन्हें धन्यवाद देते हैं। रैनसेन वैगन बेंच पर सीधा खड़ा होता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो उसकी एक और प्रार्थना है कि उसे तलवारबाजी सिखाई जाए। गुरु के होंठ एक हल्की सी मुस्कान में बदल जाते हैं और अपनी बाहें पार करके वह कहता है कि इस तरह से शुरुआत करना इतना बुरा नहीं है। इस्पात अपनी म्यान से फुसफुसाता है। सूरज के नीचे खुले मैदान में गुरु अपनी तलवार के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा लपेटते हुए अपनी स्थिति की योजना बनाता है। वह कहता है कि अब से वह रैनसम को वह मंजिल दिखाएगा जिसका उसे पीछा करना है। वह उसे अपनी पूरी ताकत से हमला करने का निर्देश देता है। रैनसन अपनी पकड़ मजबूत करता है। उसकी तलवार पर नीली ऊर्जा चमकती है। वह कहता है कि वह तैयार है और फिर वह तलवार को चीरते हुए हमला करता है। हवा एक व्यापक चाप में घूमती है जो हवा को एक गर्जनशील सर्पे में घुमा देती है। भंवर घास के मैदान में चीखता है, घास और धूल बिखेरता है, जबकि आसपास के यात्री तूफान के खिलाफ अपने हाथ ऊपर उठाते हैं। गुरु दबाव के नीचे अपनी जगह पर खड़ा है। उसकी तलवार सुनहरी रोशनी से चमक रही है। वह उसे उठाता है, शक्ति को एक ही स्पष्ट प्रहार में प्रवाहित करता है। नीचे उतरती तलवार तूफान से टकराती है और सोना नीली रोशनी से टकराता है और अनगिनत मोज़ों में फट जाता है जो चमकती पंखुड़ियों की तरह फड़फड़ाते हैं। रैनसम आंखें चौड़ी करके रुक जाता है। कोमल सोने से नहाया हुआ मैदान। वह पूछता है कि यह शक्ति क्या है। बहती हुई चमक में घिरे गुरु उत्तर देते हैं कि यह भरी हुई तलवार का क्षेत्र है, वह अवस्था जहां इस्पात और आत्मा एक हो जाते हैं। वह फिर से जोर देते हैं कि भरी हुई तलवार वास्तव में व्यक्ति की आत्मा और उसके ब्लेड का पूर्ण विलय है। वह रैनसन से कहते हैं कि वह आज देखी गई ऊर्जा को याद रखे और अपनी आत्मा का तब तक विकास करे जब तक वह इस्पात की तरह अड़िग न हो जाए। रैनसन अपनी तलवार को और कसकर पकड़ता है। उसकी नब्ज तेज हो जाती है और सोचता है कि अगर वह उस क्षेत्र तक पहुंच सकता है तो वह आखिरकार उस स्तर पर पहुंच जाएगा। समय बीतता जाता है। अकादमी के भव्य मुखौटे के सामने उड्डेन अपनी मूठ पर हाथ रखती है और उसे बताती है कि अब वही पढ़ाएगा। रैनसन आंगन की ओर मुड़ता है। उसकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन दृढ़ है, यह सोचकर कि इस बार वह उनकी रक्षा करेगा। वह लगातार प्रशिक्षण लेता है। तलवार की रोशनी हवा में चीरती हुई हर हरकत के साथ उसका लबादा टूटता है। जैसे ही तारों के फैलाव के नीचे सूरज डूबता है, वह सांस रोककर आखिरी बार एक साफ सुथरा वार करता है और घंटाघर की गहरी ध्वनि छतों पर गूंजती है। आंगन लाल रंग में चमक उठता है। वह पागलों की तरह तब तक प्रशिक्षण लेता रहा जब तक कि वह भयावह घटना घट नहीं गई। हॉल के अंदर खिड़कियां प्रिज्मीय प्रकाश से झिलमिला रही थीं। मिलो आकाश की ओर इशारा करते हुए कहता है कि साइकेडेलिक द्वार प्रकट हो गया है।
वह विस्मय से कांप उठता है। रैनसन ऊपर बदलते रंगों की ओर अपनी दृष्टि उठाता है और शांत निश्चय के साथ सोचता है कि यह शुरू हो गया है।